कि तुम प्रेयसी को प्रेम लिखो, मैं रणचंडी की गान लिखूंगा। तुम प्रेयसी को प्रेम लिखो, मैं रणचंडी की गान लिखूंगा। तुम आलिंगन के छंद लिखो, मैं सेना का बलिदान लिखूंगा। तुम लिख डालो हंसी और ठिठोली को, तुम लिख डालो हंसी और ठिठोली को सोहेल भाई। और कलम उठाऊंगा जब भी, आपकी तरह कलम उठाऊंगा जब भी मैं सेना का बलिदान लिखूंगा, सेना का बलिदान लिखूंगा। लेकिन ऐसा भी हुआ कि मैंने अपने फादर को लास्ट टाइम देख ही नहीं पाया। मैंने अपने फादर को भी नहीं लास्ट टाइम देखा। मैं एक दिन लेट पहुंचा। वो नाम ही है कि वो आप सिख रेजिमेंट नाम से ही आपके समझ में आता कि हाँ इसके अंदर वो भाईचारा है। आप इस पलटन के साथ नहीं लड़ाई कर सकते, आप जीत नहीं सकते और आज तक कभी जीतने नहीं दिया किसी को। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों की लड़ाइयों में ही बिजी हैं। वो अपना समय सारा इसी में ही वेस्ट कर दे रहे हैं। युवाओं को देखिए, हिंदू मुस्लिम में लगे हुए हैं, सिख ईसाई में लगे हुए हैं। आप कभी सेना में जाके देखिएगा ना, हमारे सेना में कभी ये नहीं सिखाया जाता फौज में। रक्षाबंधन के दौरान क्या होता है, भाई बॉर्डर पे तैनात है, बहन की राखी पहुंचती है कैसे, बाई पोस्ट। अब राखी बांधेगा कौन? इवन मैं बोल सकता हूँ कि मैंने जितना छत्तीसगढ़ को नहीं जानता जितना मैं जम्मू कश्मीर को जानता हूँ। जितनी गलियाँ मैं जम्मू कश्मीर की घूमी जितनी मैंने आज तक छत्तीसगढ़ की अभी तक घूमी नहीं है। अब मैं आ गया हूँ, अब आराम से छत्तीसगढ़ देखूंगा। रिबन के साथ मेडल्स भी पब्लिश होते हैं आपसे और ये आपकी उस सेवा के प्रति सम्मान मिलता है इस देश के लोगों की तरफ से, देश की सरकार की तरफ से। मेजर के लिए रैंक के लिए प्रमोट किया गया एज ए वॉर में। वॉर के दौरान ही उन्हें मेजर अपॉइंट कर दिया गया था क्योंकि उनका योगदान बहुत है। और नॉट ओनली फॉर विक्रम बत्रा जी की बात करूँ, वहाँ उस कारगिल युद्ध में लड़ रहे हर जवानों ने अपना सर्वोच्च योगदान दिया। आप अपने आप को मान के चलो ना कि मैं जा रहा हूँ देश के लिए, अगर मैं 4 साल बाद वापस भी आता हूँ तो कभी कोई ऐसी स्थिति निर्मित होती है तो उसमें मैं अपने देश की सुरक्षा के लिए तत्पर रहूँगा। आप ही मेरे बहन हो, आप ही मेरे भाई हो, मेरा राखी आप बांधो, आपका राखी मैं बांधो। और फिर हम अब वहाँ का भी नेटवर्क होता नहीं होगा उस समय पे, अभी भी कभी कहीं कहीं नहीं होता है। नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। आज मैं एक स्पेशल ये वीडियो बना रहा हूँ, खास खबर है ये आप लोगों के लिए, क्योंकि 15 अगस्त आता है तो लोग अमूमन या तो तिरंगा हाथ में ले लेते हैं, या तो घरों में झंडा लगा लेते हैं, या सड़कों पर झंडा लेकर निकल जाते हैं और अपने आप को देशभक्त का एक टैग लगाकर 3 दिनों का बताने लगते हैं कि हम बहुत बड़े देशभक्त हैं। इसी सवालों के साथ असली देशभक्त कौन है, क्या बीतती है उसके ऊपर, कैसे संघर्ष वो देखता है कि जो देश को आगे बढ़ाने के लिए, दो देश की उन्नति के लिए, देश को के लिए जो सरहद पर जो चीज़ों को फेस करना पड़ता है और रिटायर होने के बाद भी किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, इन सब चीज़ों को लेकर आज ये भिलाई अपडेट की खास रिपोर्ट आप लोगों के लिए तैयार की जा रही है, जो कि सिर्फ ये भिलाई अपडेट में ही आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि मैंने सोचा था, बहुत दिन से मेरी सोच थी, मेरा मन में था कि 15 अगस्त आ रहा है, क्यों ना मैं कुछ नया करूँ, कुछ अलग करूँ। और ये खास रिपोर्ट मेरी मन में थी कि जरूरी है सरहद से लेकर कारगिल तक या बॉर्डर तक क्या जवानों की स्थिति रहती है, क्या जवान चीज़ों को फेस करते हैं, किन किन चीज़ों का सामना करते हैं। ये सारी चीज़ों को मैं आज आपको बारीकी से दिखाऊंगा और जवानों का दर्द भी आपको दिखाया जाएगा कि क्या उन पर बीतती है जब वो सरहद पर होते हैं और घटना घर पे कुछ हो जाती है। तो आप मेरे साथ देखेंगे भिलाई अपडेट पर 15 अगस्त के लिए स्पेशल खास रिपोर्ट है भिलाई अपडेट पर। बने रहे, आगे हम आपको दिखाते हैं भिलाई अपडेट के साथ। आप आज एक कहानी ऐसी सुनाने जा रहा हूं, मेरे साथ आप देख रहे होंगे 2 शख्सियत मौजूद हैं जो कि इंडियन आर्मी से हैं और इनका जो कैडर है वो कोर ऑफ सिग्नल है। आइए इनसे चर्चा करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी दोनों का दिल से स्वागत है धन्यवाद मेरे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज हम लोग इसलिए साथ बैठे हैं क्योंकि देश आज़ाद है तो स्वतंत्रता मिली हुई हम लोग को एक दूसरे से बात करने की और खुलकर सवाल करने की। बिल्कुल। तो कुछ ऐसे सवाल हैं जो आज हम आपसे करेंगे। इंडियन आर्मी में क्या क्या किन किन चीज़ों को आप लोगों को फेस करना पड़ता है, जो आप लोगों ने बैच लगाए हुए हैं ये आप लोग को इतनी आसानी से तो मिला नहीं होगा। इसके लिए कितने संघर्ष और कितने पापड़ बेलने पड़े होंगे तो आप लोग जानते हैं, और किन किन चीज परिस्थितियों को फेस किए होंगे तो ये आप लोग जानते हैं। तो मेरा ये सवाल है कि आप लोग पहले तो अपना परिचय मेरे चैनल के माध्यम से एक एक करके दीजिए। जय हिंद, नमस्कार। भिलाई अपडेट के सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद कि आप हमारे चैनल के साथ, सोहेल भाई के साथ बने रहते हैं हमेशा। और मेरा नाम मनीष शुक्ला है, मैं इंडियन आर्मी के कोर ऑफ सिग्नल्स से पिछले वर्ष रिटायर हुआ हूं और 17 वर्ष की सेवा हम दोनों ने निभाई है और दोनों हम एक साथ ही ट्रेनिंग में गए थे और एक साथ ही रिटायर होके आए। अच्छा। एक साथ हमने प्रशिक्षण किया और एक साथ रिटायर हुए और सर्विस अलग अलग जगह की हमने, लेकिन टेक्निकल ट्रेड से गए थे और काफ़ी अलग अलग जगह हमने ड्यूटियाँ की। तो ये
काफी अच्छा अनुभव रहा। कैसा मतलब जब आप लोग जब ट्रेनिंग में गए या मतलब कैसा शुरुआत कैसी हुई सिलेक्शन देखिए, शुरुआत ऐसी हुई कि हर एक आदमी का कोई ना कोई इंस्पिरेशन होता है सेना में जाना। मतलब देखिए, हम जो इस आपके चैनल के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं कि सेना के पराक्रम की, तो ऐसा इस देश का कोई भी युवा नहीं होगा जो वर्दी नहीं पहनना चाहता। हर किसी के लिए वर्दी एक कपड़ा नहीं होता, उसका एक सपना होता है, और वो सपना देखने के लिए उसे कोई ना कोई प्रेरित अवश्य करता है। तो हमें भी किसी ना किसी ने प्रेरित किया था। तो हम ग्राउंड में प्रैक्टिस करते थे कि हमें कोई ना कोई फोर्स मिले। अच्छा, कौन सी ग्राउंड में जाते थे प्रैक्टिस करने? हम लोग पंत स्टेडियम और सेक्टर 1 का जो इस्पात क्लब था वहाँ, उसके अलावा जो सेंट्रल एवेन्यू का रोड था, रोड पे भी काफ़ी दूर तक दौड़ते थे, प्रैक्टिस करते थे। तो वो प्रैक्टिस का समय था। तो वो इंस्पिरेशन धीरे मेहनत करते करते हम एक ही भर्ती रैली में रायपुर से सेलेक्ट हुए, और दोनों जाके हमने अपने गोवा में हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पे हमने प्रशिक्षण हासिल किया। और उसके बाद प्रशिक्षण के बाद 1.5 साल की सख्त ट्रेनिंग के बाद ना, कि कुछ 6 महीना तो आपका बेसिक होता है, उसके बाद जो टेक्निकल ट्रेनिंग और करने के बाद अपने अपने अलग अलग यूनिटों में हम लोग पोस्टिंग गए थे। अच्छा, तो जब यहाँ से सिलेक्शन का जैसे खबर आया होगा तो घर में कैसी खुशी थी? घर में तो उत्साह का माहौल था, हाँ। लेकिन थोड़ा सा एक लोगों के मन में डर भी रहता है ना, घर वालों के, अरे यार सेना में जा हाँ, रहा सेना है में हमारा बच्चा। लेकिन किसी को ऐसा नहीं था, कि सबको मालूम था ये प्रैक्टिस कर रहा है, तैयारी कर रहा है, कभी ना कभी सेलेक्ट होंगे, और होंगे तो उसी फोर्स को ज्वाइन करने का एक जो जज्बा था, तो हम लोग सेलेक्ट भी हुए और अच्छी जगह गए, और बहुत ही कठिन कठिन परिस्थितियों में भी नौकरी की। तो काफी अच्छा अनुभव रहा। पाजी, आप भी अपना परिचय दीजिए, फिर अपन शुरुआत करते हैं। और पहले तो जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम अमनदीप सिंह है। जैसे कि मैं आपको बताया हमारे मित्र ने, मनीष शुक्ला जी ने, ये और मैं एक साथ हमने भर्ती हुए, सिलेक्शन हुआ, ट्रेनिंग की, और लास्ट में एक साथ ही रिटायर्ड हो गए। असल में आपको पहले कुछ साल 17 साल पहले ले जाना चाहता हूँ। 17 साल पहले क्या है कि सेना में जो भर्ती होने का मेरा जो जज्बा आया कि मुझे सेना में भर्ती होना चाहिए। 99 में बॉर्डर मूवी आई थी, 1999 में सनी देओल की। वो मूवी देख के मैं काफ़ी मतलब वो हुआ कि मुझे सेना में जाना चाहिए। वो यूनिफॉर्म से जो प्रेम था, यूनिफॉर्म ऐसी चीज़ है ना सर, कि आप कितने भी पैसे वाले हो, कितने भी आपके पास पैसे हो, आप अफोर्ड नहीं कर सकते। इसको आपको कमाना पड़ेगा सर। ये यूनिफॉर्म को, ये मेडल्स हैं, चाहे आप सेना की वर्दी है, ये हर इंसान सपना देखता है कि कभी ना कभी ये वर्दी मुझे नसीब हो। और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम दोनों को ये वर्दी नसीब हुई, और हमने एक साथ ट्रेनिंग की, एक साथ हम सेलेक्ट हुए, और मतलब एक साथ रिटायरमेंट हुए, और साथ ही हम घर आए। जिस ट्रेन से हम गए थे लास्ट में, हम वहीं से ही अपनी जर्नी जी। तो ट्रेनिंग में जब आप लोग साथ रहते थे तो कैसे, मतलब एक दूसरे का साथ कैसा दिखता था? ट्रेनिंग में हमारा साथ ऐसा था कि हम साथ रहते थे, और हम छत्तीसगढ़ के सारे जो लड़के थे, और अदर स्टेट के भी आते थे, जैसे कि आप हरियाणा के कुछ हो गए, यूपी के हो गए, उड़ीसा के हो गए, बिहार के हो गए, अदर स्टेट के आते हैं। तो जब हम साथ में जाते थे तो हम जैसे छत्तीसगढ़ के हैं, उनसे बहुत प्रेम हो जाता था कि वो एक सगे भाई की जैसे हम एक दूसरे के साथ ट्रीट करते थे। जैसे कि कभी हमने खाना नहीं खाया, जैसे कई बार होता था, मैं कहीं गया हूँ तो मनीष जी शुक्ला जी हमारा ख्याल रखते थे कि यार भाई ने खाना नहीं खाया, उसका खाना रख लेना। और मेरे भी ऐसा लगता था, कभी मेरी तबीयत खराब हो गई, सिरदर्द की प्रॉब्लम हो गई, या कुछ ऐसे दिक्कत आई, शुक्ला जी हमारा ख्याल रखते थे, कभी भी हो यार उसको ध्यान देना, उसकी तबीयत खराब है। और वैसे ही हम भी देखते थे कभी शुक्ला जी ने खाना खाया कि नहीं खाया, तो फिर हम भी उनका ख्याल रखते थे। ऐसे ही अकेला, यानी कि सारे यूनिट में हम एक दूसरे का ख्याल रखा करते थे। चलिए, ये तो अपनी एक दूसरे से परिचात्मक हो गई है। अब ये बात करते हैं कि जब आप लोग की जहाँ पोस्टिंग थी, किस किस जगह में पोस्टिंग थी, और कैसा वहाँ का आप लोग का काम जब चालू हुआ असली मैदान पर, जब आप लोग उतरे, किन किन चीज़ों को फेस करना पड़ा? कैसा मतलब, आज जब स्वतंत्रता दिवस आता है या कोई ऐसा उत्सव आता है देश में, तो वहाँ पर आप लोगों को बुलाया जाता है, सम्मान किया जाता है, और फोटो खिंचाया जाता है, सेल्फी लेते हैं लोग आप लोगों के साथ, ये हमारे देश के जवान हैं। तो ये क्या सिर्फ फोटो तक सीमित है, या इसके मायने कुछ हैं, उन लोगों को समझना चाहिए जो चीज़? देखिए, मैं आपको पहले ही बताया कि प्रत्येक युवा का वो जज्बा होता है सेना की वर्दी पहनना, वो जरूर वो इंस्पायर होते हैं कि आज आप भी हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं, आपके मन में भी कभी ना कभी तो रहा होगा कि मैं सेना में जाऊं, मैं देश के लिए लड़ूं। हर एक युवा, ऐसा कोई युवा इस देश का है नहीं, मुझे नहीं लगता, सबके मन में हम लोगों के प्रति, सेना के प्रति कुछ ना कुछ एक अलग भाव रहता है। अभी आपने 2 दिन पहले देखा, हमारी माताओं ने, लॉयनेस क्लब ने हम लोगों का सम्मान किया, तो उन माताओं के अंदर भी वो जज्बा, वो सम्मान की भावना हम लोगों के प्रति था कि अपने जगह पे बुला के उन लोगों ने हमें सम्मानित किया। तो वो सम्मान, और आज से नहीं, जब से ये पुरातन युद्ध से लेकर के आज तक के समय में आप देखिएगा कि अपने सैनिकों के प्रति, चाहे वो राज व्यवस्था हो, राजतंत्र हो, राज के लोकतंत्र तक, हमेशा
अपने सेना का सम्मान प्रत्येक राज्य ने, प्रत्येक राष्ट्र ने किया है। लेकिन हमारे देश के अंदर जो सेना के प्रति भाव रहा है, चाहे वो आप हल्दी घाटी का युद्ध ले लीजिए और आज के जो लास्ट में ऑपरेशन सिंदूर चला, इसके बीच में जितने भी स्वतंत्रता के आंदोलन से लेकर के जितने भी तरह के युद्ध हुए, प्रत्येक युद्ध में वहाँ की जनता अपने सैनिकों के साथ हमेशा तत्पर रही, हमेशा उसका सम्मान किया। तो इसीलिए शहीदों के बलिदान को हमेशा अमरता के साथ जोड़ा जाता है। तो कारण यही है कि लोगों के अंदर वो जज्बा, हाँ, अप्रिशिएट होता है कि हमारे बिल्कुल, देश के जवान हैं, एक अपनापन सा महसूस होता अपनापन है। सा महसूस होता है। और दूसरी चीज़ ये कि जब आप लोग उस जगह पर थे, जी, आप लोग की पोस्टिंग कहाँ थी उसमें? पोस्टिंग देखिए, अब 17 वर्ष में 3 जगह नॉर्दर्न में, जो जम्मू कश्मीर का एरिया, 2 टेन्योर मेरा रहा ईस्टर्न फ्रंट में, हाँ, 1 टेन्योर काटा मैंने सेंट्रल में हाँ। और 1 टेन्योर काटा वेस्टर्न फ्रंट में। तो इन जगह मैक्सिमम जगह जो था वो टफेस्ट जगह था। एक फॉरेन पोस्टिंग भी रहा मेरा, जो जिसको इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम के नाम से जाना जाता है, उसका बैज भी लगा हुआ है मेरे छाती पर। तो वो काफ़ी बहुत अच्छा अनुभव था। तो उस ये मैं मतलब पर्सनली व्यक्तिगत रूप से आपको बताऊं कि अगर हम यहाँ भिलाई से हैं, तो भिलाई ने भी केवल हमें लोहा नहीं दिया है, केवल इस्पात नहीं दिया है, उस लोहे से बने हुए सबूत भी दिए हैं। आपने नाम सुना है शहीद कौशल यादव जी का, जिन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध में स्कूल में था मैं। हम सब स्कूल में थे, हम आपकी जो पूरी छोटे टीम छोटे है यहाँ, हम सब छोटे थे, ऐसे कोई 6वीं क्लास में था, कोई 7वीं क्लास में था। तो वो एक देखा हमने कि यार कौशल यादव जी, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान किया, उनके बड़े भैया रावबंधन भैया जी से हम लोग मुलाकात करते रहते हैं और वो आज भी हमें उसी छोटे भाई के नज़रिए से देखते हैं। तो आज 27 वर्ष हो गए उनकी शहादत को, लेकिन आज भी वो जज्बा, उनका नाम हम लोगों के जहन में है। क्योंकि जब आप उनकी कहानियों को सुनेंगे, जब 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस की घोषणा हो गई थी और उस विजय की घोषणा से 6 घंटे पहले कौशल यादव जी का शहादत हो गया। कितना बड़ा बलिदान, पैराशूट रेजिमेंट का वो नायक, जिसने अपना सर्वोच्च बलिदान कर दिया, जिनके भाई, माता, पिता, पत्नी सब घर में थे और 6 घंटे पहले उनका बलिदान हो गए, तो वीर गति को प्राप्त हो गए और उनकी इस वीरता के लिए उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। वो एक इंस्पिरेशन बचपन से मन में आ गया कि हाँ यार, ये व्यक्ति हमारा आदर्श है, हाँ, एक प्रकार का कि भाई आइडल है। वो उसने अपना सर्वोच्च बलिदान कर दिया ना। हम्म। और आज भी उनकी शहादत दिवस को बड़े ही गर्व के साथ उनका पूरा परिवार, हमारे पूरे पूर्व सैनिक मिलकर के मनाते हैं। हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वो भी उसमें शरीक होते हैं। तो वो एक बहुत बड़ी बलिदान है और उस बलिदान को कभी भी भुलाया भी नहीं जा सकता और किसी को भूलने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वो एक इंस्पिरेशन है। और जिससे देखिए, पूर्व सैनिक संगठन जो हम आर्मी पब्लिक वेलफेयर फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए हैं, वो पब्लिक फाउंडेशन के अंदर में बहुत सारे ऐसे सैनिक हैं जिन्होंने बहुत अलग अलग जगह युद्ध लड़े। बहुत सारे सैनिकों से आपने भी मुलाकात किया है सोहेल भाई, मैं तो आपको देखता रहता हूँ, आपके चैनल चलते रहते, चैनल के माध्यम से सभी सैनिकों का कुछ ना कुछ मूवमेंट को आप दिखाते रहते हैं। तो उसके अंदर भी इतने सारे ऐसे ऐसे योद्धा हैं। आप हमारे प्रदेश अध्यक्ष हरप्रीत सिंह जी को देखिए, वो रिटायर होके आने के बाद भी समूह के साथ अपने सैनिकों की हेल्प करना, लोगों की मदद करना, वृक्षारोपण करना, ये सारे काम करना सबके बस की बात नहीं होती है, लेकिन एज एक सैनिक की तरह वो जज्बा उनके अंदर है। अंदर तो वो उस टीम को लेकर के चल रहे हैं, हमारे जिला अध्यक्ष जी हनुनाथ जी, और साथ में मतलब आप लोग ये जहाँ हाँ, की एक बनी हुई अच्छी है, टीम है और वो टीम काफी मेहनत करती है, काफी काम करती बनाएंगे है। उस मुद्दे में भी आएंगे। जी, लेकिन अजीत, जब आप लोग वहाँ सरहद पर रहते हैं, आपने कौन कौन मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब मिशन में मतलब शामिल हुए हैं? सर जैसे हमने मेरा ज़्यादातर टर्नओवर जे&के जम्मू कश्मीर का ही रहा है। अच्छा, मैंने अपनी सेना में J&K, सेना की जो जम्मू। सर्विस में ज़्यादातर मैंने अपने जम्मू और कश्मीर का ही एरिया मैंने देखा है। इवन मैं बोल सकता हूँ कि मैंने जितना छत्तीसगढ़ को नहीं जानता, जितना मैं जम्मू कश्मीर को जानता हूँ। इतनी गलियाँ मैं जम्मू कश्मीर की घूमी हुई है, जितनी मैंने आज तक छत्तीसगढ़ की अभी तक घूमी नहीं है। अब मैं आ गया हूँ, अब आराम से छत्तीसगढ़ देखूँगा। मतलब पहले का जम्मू और अब के जम्मू में क्या अंतर है? अभी जब आप पहले जम्मू जी, में हाँ जी, होंगे। बिल्कुल सही बात बोली सर। पहले एंड अभी के में बहुत फ़र्क है। पहले क्या था कि आप जाओगे, आपको इतनी ज़्यादा मिलिटेंसी थी कि वहाँ आपको जाना मतलब एक रिस्की रहता था। लेकिन आज धीरे-धीरे जैसा-जैसा टाइम आ रहा है, लोग आ रहे हैं, लोग बस रहे हैं वहाँ पे, तो काफ़ी कुछ वहाँ से चेंजेस हो गया है। काफ़ी कुछ मतलब ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ रह सकते हैं, ऐसा हाल हो गया है। मतलब जब ऐसा कभी गोलीबारी होती होगी, जी, जी। सीज़ फायर जैसे होती होगी, जी, जी। तो ऐसा कुछ युवाओं कई ऐसे युवा होते होंगे कि काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित होते होंगे कि नहीं, अब तो मेरे को मैं घुस के मारूँगा। नहीं, मेरे को ऑर्डर का फॉलो नहीं करना, मेरे को जाना है, बस मारना है। जी, ऐसी एक विक्रम बत्रा जैसे कि कम उम्र में वो शहीद हो गए। जी, जी। सर बहुत कम टाइम में उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया। जी, जी। पहले तो आपने सीज़ फायर वॉल्यूशन की बात की। असल में जो सीज़ फायर वॉल्यूशन ऐसी चीज़ है ना सर, कि आपको उस समय धैर्य की बहुत ज़रूरत है।
आपने देखा कहीं भी कि बोले मूवी और जो रियल ग्राउंड की जो मतलब चीज़ें हैं वो दोनों में फ़र्क है बहुत। मूवी में दिखा रहा है कि मतलब सारे मतलब जा रहे एग्रेसिव हो रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता। हमेशा लड़ाई दिमाग से भी जीती जाती है। तो उस समय आपको ऐसे सिचुएशन में अपने दिमाग से काम, होश से काम लेना पड़ता है सर। विक्रम बत्रा की बात करेंगे तो विक्रम बत्रा जी ने तो आपने अनमोल, उन्होंने देश के अनमोल एक रत्नों में से हैं। इनका बलिदान तो पूरा देश याद रखता है। उनके ऊपर मूवी बनी हुई है, आपने जैसे देखा। उन्होंने इतना पराक्रम किया कि उन्होंने कैप्टन से उन्हें मेजर मेजर के लिए रैंक के लिए प्रमोट किया गया एज ए वॉर में। वॉर के दौरान ही उन्हें मेजर अपॉइंट कर दिया गया था, क्योंकि उनका योगदान बहुत अच्छा। और नॉट ओनली फॉर विक्रम बत्रा जी की बात करूँ, वह उस कारगिल युद्ध में लड़ रहे हर जवानों ने अपना सर्वोच्च योगदान दिया। हर एक जवान चाहे ऊपर से लेकर नीचे तक सर्वोच्च योगदान दिया, तब जाके हमें ये दिन देखने मिल रहे हैं। नहीं तो आप कभी, जब आपको कभी मौका मिले तो आप ज़रूर कारगिल जाइए, वहाँ का वॉर मेमोरियल देखिए। आप देखेंगे कि हमारे जवानों ने कितने हमारे लिए बलिदान दिया, हमारे लिए कितना योगदान किया। हम उनके लिए हमेशा हाथ जोड़ के ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि भगवान हम ऐसे देश में जन्मे, ऐसे भारत देश सुंदर देश में जन्मे कि जहाँ हमें ये दिन देखने मिला। कैसा वहाँ का माहौल रहता है जब बॉर्डर में आप लोगों की ड्यूटी होती है, जहाँ तैनाती होती है, वहाँ का मतलब भाईचारा, खाना पीना, रहन सहन कैसा होता है? देखिए, बॉर्डर के अंदर में जब तैनाती होती है तो भाईचारा तो हमारे इंडियन आर्मी के अंदर सदैव रहा है। हम जिसके साथ ड्यूटी कर रहे हैं, अमन के साथ किया, या आप मान लो आप मेरे वहाँ साथी हैं, आप छुट्टी से आए हैं, तो आपकी माता जी ने क्या किया कि अरे मेरा बेटा छुट्टी से वापस जा रहा है, तो आपके लिए कुछ ना कुछ सामान बनाया खाने पीने का, हाँ दे दिया, आप लेके आए। तो मेरा भाईचारा इतना है कि मेरा भाई आया है, भाई हो आप मेरा भाई आया है, वो मेरा सामान है जो भी लेके आया है, उसमें से लड्डू खा लिए, नमकीन खा लिए, आप कम खा रहे हो मैं ज्यादा खा रहा हूँ, ये भाईचारा है वहाँ पे, यही प्रेम है वहाँ पे। मतलब एक जो घर से चीज जाती है तो एक खुशी होती है, खुशी उसमें महक होती है कि नहीं है अपना घर का चीज है। अपने घर की चीज है, और यही भाईचारा। और जो भाईचारे की बात आपने की ना, मैं बिल्कुल उससे सहमत हूँ कि इस भाईचारे से ही किसी भी बड़े से बड़े जंग को आप जीत सकते हैं। तो हमारी सेना का तो वो स्वर्णिम इतिहास है, आज का नहीं, बहुत पुराना इतिहास है कि उसी भाईचारे से आप युद्ध लड़ सकते हो। आप हमारे रेजिमेंटों के नाम जब देखेंगे ना, तो राजपूताना राइफल्स, हाँ, राजपूताना राइफल्स, राजपूत रेजिमेंट, महार रेजिमेंट, वो नाम ही है कि वो आप सिख रेजिमेंट नाम से ही आपके समझ में आता कि हाँ इसके अंदर वो भाईचारा है। आप इस पलटन के साथ नहीं लड़ाई कर सकते, आप जीत नहीं सकते, और आज तक कभी जीतने नहीं दिया किसी को। तो ये चीजें जो जैसी रहती होंगी आपकी पलटन की, ये तो मेरे को लगता है कि वहाँ पे दुश्मन को भी खबर होती होगी, उनको तो ये खबर है, पलटन सबसे ज्यादा तेज है। उनको हर चीज खबर है, उनको पता है ना कि भाई इनके साथ आप पंगा ले नहीं सकते। उन्होंने लेने का कोशिश कितने बार किया, और इतिहास ने हर बार उन्हें जवाब दिया है। आप इतिहास की किताबें पढ़िए, चीजों को देखिए, समझ में आ जाता है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या? देखिए, सिंदूर के ऑपरेशन के पार्ट हम दोनों भी रहे हैं। उसके हमारे रिटायरमेंट से पहले ही वो ऑपरेशन शुरू हो गया था, तो मैं अलग जगह पोस्टेड था, ये अलग जगह पोस्टेड था। तो पूरे देश में जो वातावरण था आप लोगों ने देखा, तो उसमें हमारे गुस्से में था देश, पूरा देश गुस्से में था। तो हम लोगों ने भी उसमें अपना योगदान दिया, और नतीजा तो आपके सामने ही है, सारों ने देखा कि भाई उसका नतीजा क्या हुआ है। और हमारे वहाँ दो महिलाओं ने पूरा, हाँ, उन्होंने तो पूरा ब्रीफिंग किया, और बहुत अच्छा संदेश इस देश को गया कि नहीं हमारे साथ। मैं आपको पहले भी ये चीज़ बोला ना कि चाहे वो हमारी महिला हो, चाहे वो हमारा युवा हो, चाहे वो हमारा छोटा बच्चा हो, जो इंस्पायर होता है उस चीज़ से, जिन माओ बहनों का सिंदूर मिटाया गया, उन्हीं माओ बहनों के ही द्वारा ही उनको जवाब दिया गया। और कर्नल सोफिया कुरैशी मैम हमारे रेजिमेंट से ही, हम उनके रेजिमेंट से ही बिलोंग करते हैं, कोर ऑफ सिग्नल से। तो मैम भी कोर ऑफ सिग्नल से कोर ऑफ सिग्नल से रिटायर हैं। और जब मैं अपना बता रहा हूँ, मैं जब उस समय था तो हमारे कमांडर कर्नल मृणाल मेहता साहब थे, तो उनके नेतृत्व में हमारे रेजिमेंट ने उस लड़ाई में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। और मैं साहब के बारे में छोटा सा चीज़ बताता हूँ कि वो एक ऐसी शख्सियत हैं कि आपको ना हर किसी के अंदर देखने नहीं मिलेगी, क्योंकि वो ऐसे एक व्यक्ति की प्रत्येक अपने एक जवान के लिए, एक जवान का कमांडिंग ऑफिसर है, प्रत्येक जवान के लिए हमेशा किसी से भी भिड़ने के लिए तत्पर हैं। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ कि एक हमारे जवान को कुछ सिविल में प्रशासन के लोग परेशान कर रहे थे, तो उन्होंने बकायदा उस राज्य के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को चिट्ठी लिखा कि अपने उस प्रशासनिक लोगों को कंट्रोल में रखिए, मेरे जवान के साथ किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। और उस चिट्ठी के माध्यम से, मतलब जो लोकल पुलिस होती है, हाँ, उनके डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को, उस राज्य के, उनको चिट्ठी लिखा उन्होंने,
और उसका तुरंत एक्शन हुआ कि जो लोग हमारे जवान को परेशान हो रहे थे, कर रहे थे, वो सारे के सारे निलंबित हुए या लाइन अटैच हुए। और आप कभी भी देखिएगा, सर्च कीजिएगा साहब का नाम को आप गूगल में, यूट्यूब में, आपको वो न्यूज़ मिलेगा जो चीज़ मैं बता रहा हूँ। ये कोई फेक की मनगढ़ंत या कोई ऐसी चाटुकारिता वाली बात नहीं है, ये वास्तविक चीज़ है। अभी आप पता नहीं शायद नोटिस किए कि नहीं किए, एक लाइक एक न्यूज़ देखा था। जी। बीच में एक फौजी होता है, वो पोस्टिंग उसकी बाहर होती है बॉर्डर पर। उसकी माँ का कुछ स्वास्थ्य खराब होता है, तो वो हाथ का इलाज करवाता है। हम्म। तो जब वो ऑपरेशन में सक्सेस नहीं हो पाता, तो वो अपनी माँ का हाथ कटा हुआ लेकर अपने कैंप में जाता है, अपने एसपी ऑफिस के बाहर जाता है और उस माँ के अपने हाथ को वहाँ पर रख देता है। शायद आप लोगों ने ये न्यूज़ देखा होगा। तो उसमें ये चीज़ गौर किया मैंने कि मतलब एक जवान जो बॉर्डर में देश के लिए लगा रहता है दिन रात, तो जब वो उसको मदद होती है यहाँ से प्रशासन से, कि वो तो तैनात है वहाँ पर बॉर्डर पर, उसको यहाँ जब लोकल पुलिस से जो मदद मिलनी चाहिए, क्यों लोकल पुलिस से ऐसी मतलब मदद नहीं मिल पाती, क्यों कानून बताया जाता है पूरा? देखिए, उनको पता नहीं ऐसा क्यों फील आता है कि ये अगर बॉर्डर पे सेवा दे रहा है अपनी, तो ये पता नहीं हमारा है या नहीं है। संभवतः, ये मेरा विचार मैं बता रहा हूँ, संभवतः ऐसा लगता है कि ये मेरा है या नहीं है, मैं उनको इसकी ऐसा मदद लगता है क्यों करूँ। कि आप लोगों का कानून है जो आप लोग अपने तक रखिए, हमारा जो खाने का कानून है। संभवतः लगता है, क्योंकि देखिए मैक्सिमम जगह पे आप देखेंगे तो प्रशासन आपके लिए तत्पर रहेगा। मैंने अभी तक जो भी अनुभव किया अपने साथियों के साथ भी, तो तत्पर रहता है। कुछ एक लोग मैंने बताया ना, जैसे हमारे कर्नल मृणाल मेहता साहब ने चिट्ठी लिखा उसके लिए, तो कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है कि जहां पर आपको एक्शन लेना पड़ता है, और आपका कमांडर अगर सख्त है तो फिर आपका तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ नहीं पाएगा। बिगाड़ सकते। तो आपके कमांडर को वो ऐसा बनना पड़ेगा, ताकि अगर मैं वहां पर सेवा कर रहा हूँ और मेरे परिवार को यहाँ तकलीफ हो रहा है, तो मुझे मालूम है कि मैं उनके पास जाऊंगा तो मेरी समस्या का समाधान किसी ना किसी रूप में निकलेगा। तो ये चीज, ये जज्बा होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ ये भी निकल कर सामने आती है कि जब आप लोगों की वहाँ पर तैनाती होती है, ड्यूटी होती है, कई बार ऐसा होता है कि कई ऊँची हिल में चढ़ना है, हम्म। ऊँचाइयों में चढ़ना है, जंगल है, किन-किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है? मतलब जहरीले साँप भी होते होंगे वहाँ, हाँ, बिल्कुल। आप ऐसी कौन-कौन सी मतलब जगह पे आप लोगों ने फेस किया है? थोड़ा-सा अपनी बात देखिए, बात बताइए। हम दोनों बताएंगे आपको, क्योंकि देखिए कुछ जगह के ऊपर भी निर्भर करता है कि ये आप ज़रूरी तो नहीं हाँ, आप लोग ट्रेनिंग करके अलग-अलग हो गए थे? बिल्कुल। जम्मू कश्मीर में आप जाइए, वहाँ का मौसम, वेदर, वहाँ का वातावरण अलग। अलग है। आप ईस्टर्न फ्रंट में जाइए, वहाँ का मौसम, वहाँ का वातावरण अलग, दोनों जगह। तो आप जे में ज़्यादातर आपको पहाड़ियाँ, बर्फ़, इन चीज़ों का ज़्यादा दिक्कत सामना करना पड़ेगा। आपको कुछ हो सकता है जंगली जानवर, भालू जैसे जानवरों का सामना करना पड़े, और टेररिज्म, वो तो है ही है। किसी न किसी ऑपरेशन में आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता ही है हमारे प्रत्येक जवान को। उसके अतिरिक्त जो ईस्टर्न फ्रंट में क्या समस्या आती है कि आप यदि किसी पेट्रोलिंग में जा रहे हो, तो वो रूट काफ़ी लंबे हैं, और उस रूट पे चलते-चलते आपको कहीं न कहीं नदी क्रॉस करना है, और अच्छी है, बड़ी-बड़ी नदियाँ हैं वहाँ, बड़ी मीन्स की गहरी नदियाँ हैं। पहाड़ियाँ ऐसी हैं कि कुछ समय पश्चात आपको बारिश होगी, कुछ समय पश्चात बर्फ़ गिरेगी, उसके बाद धूप हो जाएगी। इस तरह की समस्या है। रास्तों में आप चलते हैं, कीचड़ मिलेंगे, उस कीचड़ में जोंक होंगे, कहीं आपको साँप मिलेंगे, स्नेक बाइट। अच्छा, वहाँ भी हाँ, जोंक होते हैं? हाँ, बिल्कुल, जोंक तो कीचड़ में होगा, तो वो पकड़ लेगा, आपके पैंट में पकड़ लेगा, कपड़ों में पकड़ लेगा, और फिर बाद में जब ब्लड आएगा तो आपका साथी बताएगा, अरे यार ब्लड आया, क्योंकि उसका पता नहीं चलता है ना कुछ चीज़ें। तो इस तरह की जो समस्याएँ हैं, इनका सामना करना पड़ता है, और लेकिन इसके लिए, इन समस्याओं से निपटने के लिए तो हमारी सेना हमेशा तत्पर और तैयार है, बिल्कुल रेडी रहती है। आपका कहाँ ऐसा मतलब? सर जैसे आपने जे में सुना होगा, मैंने जे रहा मैक्सिमम। जे में ऐसा वेदर रहता है ना सर, कि कभी भी अचानक से मौसम खराब हो जाता है। अच्छा, मतलब कभी भी बदल जाता है। वेदर वहाँ का कोई भरोसा नहीं होता, कभी भी आपका वेदर चेंज हो जाएगा। कई बार ऐसा होगा कि आपको छुट्टी जाना हो, आपने बिल्कुल तैयारी रिजर्वेशन करा के रखे हो, अगले दिन पता लगे कि आज तो मौसम बहुत ज़्यादा खराब हो गया है। इवन मैं बताता हूँ कि मैं जब जम्मू में था, श्रीनगर के आगे, रनली 15-16 तारीख को मेरी सिस्टर की मैरिज थी। अच्छा। और मुझे जम्मू से यहाँ आना था, 11 तारीख को मेरे को निकलना था, और एक दिन संडे था, संडे को दिन कोई ट्रेन मतलब नो मूवमेंट रहता, जाना नहीं होता। वेदर इतना ज़्यादा ख़राब हो गया कि बंदों ने कहा, मेरे सीनियर्स ने, कि अब यार तू एक काम कर, अपनी टिकट कैंसिल करा ले, और उसके बाद नेक्स्ट डे मंडे को देख लेना। और घर में मैं इकलौता हूँ, मेरे अल्टरनेट प्रेशर इतना कि भाई सब कुछ मैनेज करना है। फिर भी सर ऐसा हुआ मेरे साथ कि मौसम ख़राब हो गया। अब मैं गया अपने सीनियर्स को बोला कि सर वेदर ख़राब है, बट मैं घर पे इकलौता हूँ और मुझे अपनी सिस्टर की मैरिज में ज़रूर शामिल होना है, क्योंकि मैं ही हूँ। सब चीज़ करने जी। वाला। तो मैं उस समय बैठा रहा, ऊपर वाले से दुआ करता रहा कि मौसम थोड़ा ठीक हो जाए, कोई सूरज की रोशनी दिख जाए।
क्योंकि वेदर इतना ज़्यादा ख़राब होता है कि विजुअलिटी बिल्कुल नहीं होती वहाँ पे, कि आप यहाँ से जा रहे हैं, आपको 10 मीटर आपको कोई दिखेगा ना, पूरा कोहरा। पूरा एकदम फॉग, इतना ज़्यादा फॉग रहेगा कि आपको दिखना बंद हो जाएगा, विजुअलिटी नहीं रहेगी। विजुअलिटी नहीं रहेगी तो आपने ड्राइव कर रहे हो या गाड़ी में जा रहे हो, खाई रहेगी बहुत गहरी, एक बार बंदा गया तो वो वापस नहीं आता वहाँ, ऐसा है। तो किसी कोल्ड वगैरह भी नहीं जी, की जाती है? नहीं सर, इतना ज़्यादा फिर भी उम्मीद की किरण जगी, थोड़ी-सी रोशनी आई, मेरे सीनियर्स ने बोला कि वेदर ठीक हो गया, एक काम कर तू अपनी पैकिंग कर, जल्दी निकल, कि फिर दोबारा ना मौसम ख़राब हो। तो ऊपर वाले की दया से मैं टाइमली पहुँच पाया वहाँ शादी में। ऐसे बहुत मेरे साथ नहीं, ऐसे बहुत सारे जवान हैं जिनके साथ ये फेस करना पड़ता है उनको लाइफ में, कि वो कई बार बेचारे कैंसिल भी हो जाता कई होगा। कई बार नहीं, मैक्सिमम कैंसल ही होता है। अब जैसे मैं लास्ट टाइम, जहाँ आपने सुना होगा लद्दाख लेह का एरिया, सियाचिन का एरिया, वहाँ पे क्या है सर कि जो -43 से अबव टेम्परेचर चला जाता है, -43। 43। जी, 0 डिग्री में हमको ठंड लगती है, बहुत ठंड लगती है। आप -43 का अनुमान लगाइए कितनी ज़्यादा ठंड होगी। आपको दिसंबर से मौसम पैक होता है, पानी फ्रीज़ हो जाता है, जाके अप्रैल मंथ में जाके वो पानी थोड़ा-सा जमना मतलब पानी बनना शुरू होता है बर्फ़ से। सो ये हाल होता है वहाँ पे। -43 में तो आपको इतना बुरा हाल होता है कि आपके मतलब नहाना-धोना तो छोड़ो दूर की बात है, पानी को हाथ लगाओ तो करंट लगे ऐसा लगता है। लेकिन फिर भी वो समय था, निकल तो गया। आप लोग कैसे मतलब जैसे सवेरे-सवेरे तो आप लोग को उठ के जाना होता होगा परेड वगैरह जी, होती जी, होगी, जी। तो कितने बजे उठते हैं अपने वहाँ पे? जैसे ये मतलब डिपेंड करता है एरिया वाइज़। जैसे हम थे तो वहाँ पे हमको सवेरे 8 बजे उठना ही पड़ता था। चाहे कोई संडे हो, सैटरडे हो, हमारे लिए ड्यूटी कोई मतलब लीव हाँ। हर उसपे वीक पे चेंज होती थी क्या? नहीं, ड्यूटी क्या है, नाइट ड्यूटी तो आपको लोकेशन के हिसाब से कंटिन्यू ही जी। रहेगा। 8 बजे का मीन्स भी तो वही मतलब है जैसे ना। मोस्ट कहीं बॉर्डर है, जी, जी। बॉर्डर पे अपने की ड्यूटी तैनाती है, तो दुश्मन से क्या आई कांटेक्ट वगैरह ऐसा होता है कुछ, मतलब सामने से दुश्मनों नहीं को सर, ऐसा देखना हो? कुछ नहीं होता सर। दुश्मनों आई से कांटेक्ट कोई आई तो इसलिए कॉन्टैक्ट नहीं होता ना क्योंकि पोस्टें थोड़ी दूर रहती हैं। अच्छा। जी, आप पोस्ट देख सकते हो बट आई कांटेक्ट कैसे करोगे? बात नहीं जैसे करना। मूवी में दिखाता है हाँ, वहाँ से कुछ कमेंट पास हो रहा है, हाँ, नहीं सर, उधर ऐसा से कोई कोई जवाब जा रहा अलाउड है। नहीं है सर ये सब चीज़ें यहाँ पे। और बहुत ना सारी ही कोई चीज़ें। हम उनसे बात करते हैं, ना वो हमसे बात करते हैं, और ना ही करना चाहते ही रहेंगे। कितनों को अभी तक मतलब आप दोनों ने मिलकर मतलब दुश्मन को जी। कितनों को मतलब ठोका है, या मतलब सीधी सी बात है, हाँ। मैं धोखा की बात कर रहा हूँ, मतलब कितनों को आपने मतलब ठोका देखिए है, वो मतलब हम सीधी सी लोग बात है। जिस कोर ऑफ सिग्नल्स का हिस्सा थे, उसमें हम लोग जब जाते हैं राष्ट्रीय राइफल्स के अंदर में, तब आपको ये मौका मिलने का संभावना ज़्यादा रहता है। तो जब उस ऑपरेशन में आप जाते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि आपने किसको। अच्छा, सबसे खतरनाक ऑपरेशन कैसा रहा, कौन सा था जो मतलब या छोटा रहा, छोटे में खतरनाक सबसे ज्यादा रहा? छोटे खतरनाक में वही मैं बता रहा हूँ आपको, जब जेएनके के अंदर आप जंगलों के अंदर ऑपरेशन करेंगे ना, तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा दुश्मन किस साइड में बैठा हुआ है। नॉर्मल पेट्रोलिंग होता है क्या? हाँ, नॉर्मल पेट्रोलिंग में आप जाएंगे तो आपको अचानक से खबर मिलेगा कि हाँ यहाँ पर कुछ लोग हैं। आपके लोग वहाँ से कुछ ऐसे रहते होंगे जो हाँ, तो वो बताते हैं वो चीज़ें। तो अभी देखो भाई ने एक चीज़ मैं आपको और थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा, बहन के शादी का बात किया था। अभी रक्षाबंधन आने वाला है, तो रक्षाबंधन के दौरान क्या होता है, भाई बॉर्डर पे तैनात है, हाँ, हाँ, बहन की राखी पहुंचती है कैसे, बाई पोस्ट। बिल्कुल। अब राखी बांधेगा कौन? तो वहां पर क्या होगा, आप ही मेरे बहन हो, आप ही मेरे भाई हो, भाई मेरा राखी आप बांधो, आपका राखी मैं बांधो। जी, और फिर हम, अब वहाँ का भी नेटवर्क होता नहीं होगा उस समय पे, अभी भी कभी कहीं कहीं नहीं होता है, तो तस्वीरें ली और बहन के पास भेज दिए कि भाई बहन तेरा राखी मैंने बांध लिया है। और किसी ऐसी जगह पे हो कि जहाँ पर कुछ फैमिलीज हैं, मान लो किसी जवान की फैमिली है, तो वो फैमिली हमारी बहन हो जाती है, जी, तो बहन की राखी वो भी बांध देती है, उस बहन की भी राखी हम बनवा लेते हैं। सुविधाएं भी इतनी हो गई हैं हाँ, जी, कि जी, लोग एक दूसरे से व्हाट्सएप में वीडियो कॉल में बात कर सकते हैं, बात पहले कर तो वो भी सकते हैं, नहीं होता था। जी, वो भी नहीं होता था। तो पहले तो और ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ें थी ना, जब डेवलपमेंट आपके पास धीरे धीरे हर समय समय के हिसाब से डेवलप होता रहता है चीज़ें, कभी तार के माध्यम से, फिर कभी नेटवर्क के माध्यम से, अब वीडियो कॉल के माध्यम से अब जैसे चलती हैं चीज़ें। ये इन्होंने बताया कि रक्षाबंधन के ऊपर मुझे बात याद आ गई। रक्षाबंधन में जैसे कि फील्ड फील्ड स्टेशन है, जैसे कि हमारे जे&के में, उस एरिया में क्या बंदे आना जाना थोड़ा सा दिक्कत होती है। जैसे लेकिन हम पीस स्टेशन में है कहीं, जैसे मैं जैसे अपनी बात बताता हूँ, जब मैं पुणे में था लेकिन रक्षाबंधन थी, तो रक्षाबंधन में आना, अगर मैं सारे रक्षाबंधन में आ जाएंगे तो वहाँ रहेगा कौन? हाँ, रहना भी जरूरी है ना। वो तो बहुत तो उस जरूरी समय है। मतलब हमारे यूनिट ने क्या किया कि जो अनाथ आश्रम की बच्चियां थी, हम्म, वो सारी बच्चियों को लेके आया गया ऑडिटोरियम हॉल में, और जितने जवानों थे सबको बोला कि राखी बांधी जाएगी। तो वो मोमेंट भी एक बहुत मेमोरेबल था, भावुक याद करने वाला होता भावुक है। करने वाला है। बिल्कुल होता कि है। वो छोटी छोटी बच्चियां रहती होंगी, कम से कम होंगी कोई 6 साल की, 8 साल की, बेचारी अनाथ आश्रम उसमें में है। अपने परिवार को हम जी, देखते हैं आप कि देख मतलब सकते हो ना कि हाँ यार हम भी इतने वो प्राउड से छोटा उनसे बच्चा है कि राखी हाँ। बनवाते थे। अच्छा, अब जब आप लोग वहाँ काम में रहते हैं जी, और कहीं तैनाती हुई है, ड्यूटी लगी है, घर से अगर अचानक फ़ोन आ जाता है जी, कि कुछ इमरजेंसी हो गई है, जी,
जिस लाइक मतलब आपने मुझे बताया था जी कि जब आप वहाँ ड्यूटी पर थे और फादर से एक रात पहले बात हुई भी जी जी हाँ और सडनली दूसरे दिन सवेरे फ़ोन आता है कि फादर जी नहीं रहे, तो इस पर क्या रिएक्शन था? सर देखिए, मैं बताता हूँ आपको, वो दिन मुझे याद है आज भी। 2011 20 जनवरी की सॉरी 20 मार्च की बात है, होली वाला दिन था उस दिन। मेरे फ़ादर ने मुझे फ़ोन किया आफ्टरनून कि भाई होलिका के दिन। जी, होली के दिन फ़ोन किया था कि मुझे बात करनी है थोड़ा। तो यूनिट में एंगेजमेंट ज़्यादा थी, मतलब थोड़े प्रोग्राम थे, वो चल रहे थे, शेड्यूल ज़्यादा थे। तो मैंने फ़ादर को कहा अपने, पापा मैं बाद में फ़ोन करता हूँ। वो याद है मुझे, 54 सेकंड बस बात की थी उस दिन मैंने अपने फ़ादर से। 1 मिनट भी बात नहीं की थी मैंने, 54 सेकंड बात की। पापा को बोला, पापा अभी मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, आपसे मैं रात को बात करूँगा। तो मैंने फ़ोन कट कर दिया और सो गया, और मैंने फ़ोन भी नहीं किया, मैं सो गया। और किसी को पता नहीं था कि ये ऐसा हो जाना ऐसा था, मोमेंट आ गया। ऐसा मोमेंट हमको फेस करना पड़ेगा। और सडनली सवेरे 6 बजे मेरा फ़ोन आया मेरे घर से कि ऐसा-ऐसा हो गया। अब ऐसी चीज़ें बंदे कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि ऐसा हो सकता है ये चीज़ें। अब हो गया, अब मुझे जाना है घर। इवन में ऐसा भी हुआ कि मैंने अपने फ़ादर को लास्ट टाइम देख भी नहीं पाया। मैंने अपने फ़ादर को भी नहीं लास्ट टाइम देखा। मैं 1 दिन लेट पहुँचा। ये सब चीज़ें मेरे साथ ही नहीं, बहुत सारे जवान हैं, उनके साथ ऐसा होता ही है, हर सोल्जर मतलब के ये साथ। सारी चीज़ें कई ऐसे जवान जो वहाँ पर तैनाती हैं, जी, जी। जो कई फील्ड में रहते होंगे तो उनको तो मेरे को लगता है कि 2-2 3-3 दिन बाद ही पता चलता होगा। अभी तो सर आप देखेंगे कि फ़ोन आ गए, अब तो आ गए। फ़ोन में कॉल हो गया। मेरे कई साथ जो हमसे सीनियर्स थे, जो हमसे 10-10 साल, 12-12, 15 साल सीनियर थे, वो बोलते थे कि सर उस टाइम हमारे पास फ़ोन नहीं हुआ करते थे। अच्छा, चिट्ठी कितने जाती थी। फील्ड में जी, ऑक्सीजन लेवल रहता है? मतलब कहाँ पर कहाँ-कहाँ ऑक्सीजन लेवल जी, रहता है, कहाँ नहीं रहता है? देखिए ऑक्सीजन लेवल का चीज़ ऐसे है ना कि आप जैसे जैसे हाइट पे बढ़ते जाएंगे जी, आपका ऑक्सीजन लेवल डाउन होता जाएगा। जी, कि जब जो जवान हमारे सियाचिन ग्लेशियर में है वहाँ पर क्या होता है प्रॉब्लम कि जब आप भोजन करते हैं तो किसी भी चीज़ को पचाने के लिए आपको थोड़ा कहीं ना कहीं चलने के लिए फिरने के लिए ज़रूरत है। जी, सांस की ऑक्सीजन की आवश्यकता है। वो भोजन आपका उतना जल्दी से हजम नहीं होगा। खाने पीने की तमाम चीज़ें रहेंगी जी, ना, जी, काजू रहेगा, बादाम रहेगा, चॉकलेट्स रहेंगे, हर चीज़ सुविधा के साथ। लेकिन आप देखिए उसको खा नहीं सकते क्योंकि ऑक्सीजन का जो लो लेवल है वो आपको खाने का मन नहीं इच्छा ही नहीं करता। करेगा, आपको मन ही नहीं करेगा। और दूसरी चीज़ है कि वहाँ पे जब आप भोजन बना रहे हैं, टमाटर है वो हार्ड हो गया है, आप उसको गर्म करना पड़ेगा पानी में। और इतना ज़्यादा हाँ, ठंड जी, का जी, वो वो रहता जो है। अनुभव है, हमारे जो वरिष्ठ लोगों से भी देखा, हमारे साथियों से भी देखा, सुना, वो काफ़ी एक ना है तो हमको लगेगा कि अरे ये तो बड़ा ये अच्छा अचीवमेंट है, वो अचीवमेंट, लेकिन वो जो समय का कष्ट है आप देखिएगा उस चीज़ का बड़ा ही कभी-कभी दुष्प्रभाव भी पड़ता है शरीर के ऊपर में भी। और बर्फ़ रहेगा चारों तरफ, अब उसके ऊपर धूप आएगी, वो आँखों पे चुभेगा। तो जी, आपको वहाँ पर काला चश्मा पहनना भी अनिवार्य रहता जी, है। ऑक्सीजन लेवल आपको हमेशा परेशान करता रहेगा वो। हुँ। आप जैसे ऊँचाई पे रहें तो ऑक्सीजन का चीज़ जैसे तो भूल ड्यूटी जाइए। लगती होगी तो कैसे? ड्यूटी लगती है तो आप नॉर्मल रहेंगे, लेकिन उस चीज़ को आपको मेंटेन करके चलना है। आप कुछ जैसे आप आपको कुछ टाइम मेंटेन रखना है रहेंगे, उस चीज़ तो को। उस एरिया से फ़ैमिलाइज़ेशन होता रहेगा आपका। अब ये नहीं जैसे-जैसे है कि जितना समय आप बिताते जाओगे, आप उस यूज़्ड टू होते जाएँगे उस एरिया के। अच्छा। अब जैसे ऑक्सीजन लेवल की बात हुई, ऑक्सीजन लेवल होती नहीं है वहाँ पे, हमें साँस लेने में दिक्कत आती है, ऑक्सीजन आएगी कैसे? तो वहाँ पे क्या होता है कि पानी, पानी अगर आप पीते रहोगे तब आप सर्वाइव कर सकते हो। आप सोचोगे कि मैं पूरे दिन में 1 गिलास पानी पीऊँ, तो फिर नहीं हो बहुत पाएगा। मुश्किल। तो इसके लिए पानी पीने के लिए भी पहले पानी आपको गर्म करके बॉयल करके उसको फिर पीना पड़ेगा। एक बात और आप लोगों ने मुझे बताई थी, मैं आप लोग के साथ जब बैठा था, तो कहीं आप लोग दोनों शायद गए थे जी, और वो शायद वो कुछ कप में गर्म पानी या जी, कुछ जी, चाय आप लोग लेके गए थे और जी, एक दूसरे के सहारे से टेक कर बैठते हैं। हुँ, जी, मतलब मैं तुम्हारा सहारा बनूँगा, तुम मेरा तुम सहारा मेरा बनोगे। सहारा जी, बनोगे। जी, और वो जो उस ठंड में वो कप को बीच में से रख कर बता रहे थे जी, कि गर्मी को मतलब उसको पीते नहीं थे कि वो पी लेंगे तो उसकी गर्मी खत्म हो जाएगी और हमको अच्छा, ठंडी से अच्छा, अच्छा। बचना कैसे मिलेगा? इसके अच्छा, बारे में थोड़ा-सा अच्छा बताएँ। जी सर, इसका ये था कि हम गए थे पेट्रोलिंग में। अच्छा, तो पेट्रोलिंग में क्या रात से गए, और हमको एक छोटा थर्मस होता था, छोटे हाँ, से थर्मस में चाय दे दी गई कि ये आप अपने पास रखिए कोच में, दिल करेगा तो चाय पी लीजिएगा। रात की इतनी ठंड है, आपके लिए वहाँ कुछ होगा नहीं। हम चले गए। अब रात को ठंड लगे, पीने का भी दिल करे, लेकिन वो थर्मस की बोतल ऐसी थी कि वो गर्म हीट कर रही थी, हाँ। और वो हीट को मैं अपनी हीट रखना चाहता था कि मैं ताकि सर्वाइव करते रहूँ। तो उस बोतल को हमने अपने मन नहीं करता होगा कि एक सिप पी हाँ, लूँ। जी, जी, मन तो बहुत होता है कि पिएँ, थोड़ा बॉडी में हीट हो, लेकिन हाँ। पी लेंगे अंदर हीट हो जाएगा, बाहर हीट कैसे होगी? तो फिर वो बोतल को अपने साथ चिपका के रखा गया जी, हाँ। कि सवेरे तक निकल जाए टाइम, और हम मेंटेन रखें अपने आप को। और एक और ये कॉमेडी मतलब हँसी का जो पार्ट था वो मतलब मैं हुँ, लाना चाह रहा हूँ। वो एक हैंड हैंड ग्रेनेड की जो बात
अच्छा, अच्छा, हाँ। जो आप लोगों ने हाँ। बताया था कि अच्छा, हैंड ग्रेनेड। यही बता रहा था इसके हैंड साथ ग्रेनेड हुआ की है वो बात ये है कि चीजें। जब ऐसी जगह पे हम तो चलो सौभाग्यशाली जो हमें हैंड ग्रेनेड देखने मिला, चलाने मिला, हाँ, ये सब। तो हम ऑपरेशन में गए तो सामने हैंड ग्रेनेड रखा हुआ था अपने आगे अच्छा, मतलब जो पीछे। शरीर में, हाँ। हाँ जी। 8-8 इधर रहते, 4 इधर रखे, 4 इधर रखे और साथ में पीछे वाले पार्टनर के साथ ऐसे चिपक के बैठे रहे और वो मुझे छेड़े जाए, वो साउथ साइड का था। बोला भाई पिन चेक कर कहीं खुल तो नहीं गया रे, पिन चेक कर खुल तो नहीं गया। मैं भी बोलूँ बार-बार यार थोड़ा चेक कर यार कहीं खुल तो नहीं गया। फिर वो कहे यार तू टेंशन मत ले, पता लग जाएगा खुलेगा तो। ये सब थोड़ी ऐसे सिचुएशन हाँ, में मतलब मज़े एक दूसरे का वहाँ हाँ, पर हँस मतलब हँसी मज़ाक भी चलता रहता है। जब तक एक दूसरे के साथ आप हंसी मजाक नहीं करोगे ना तो आप मानसिक रूप से विक्षिप्त होने लग जाओगे धीरे धीरे, क्योंकि वहां पे तो आप भी हम आपस में एक दूसरे के परिवार हैं हाँ, ना। सही बात है, किसी का बिल्कुल। सहारा है वो। जी, जी। और क्या कुछ खास मोमेंट है जो मतलब हमारे वीडियो के माध्यम से हम लोगों को दिखा सकें या देख लो, जी। चीज़ें सीखने को मिले। एक चीज़ जो निकल कर सामने आई थी अभी बीच में, इंडियन आर्मी को लेकर, जी, जो एक नौकरी को लेकर अभी बीच में विवाद छिड़ा था। जी, जी। इतने साल में रिटायरमेंट हो जाएगा और इतने साल में मतलब बहुत मतलब उसे मामला ये चला था। देखिए अभी जो ये था अग्निपथ स्कीम, हाँ। जिसमें अग्निवीर सोल्जर्स जाते थे, बिल्कुल युवा लड़के अभी भी जा रहे हैं, जाते नहीं थे, जो जा रहे हैं। हम्म। तो अब मान लो जो परमानेंट सोल्जर्स थे, हम लोग 17 वर्ष तक सेवा करेंगे, रिटायर होंगे, उसके बाद प्रमोशन लेता रहेगा। वो सबका अलग अलग समय है, कम से कम 15 से 17 वर्ष रिटायर होगा। रिटायर होने के बाद उसे पेंशन का प्रावधान है। अब जो युवा जाएंगे तो सरकार ने इस सोच के साथ उन्हें भेजा जो कि जब कोई भी जवान युवा लड़का 4 वर्ष के लिए जाएगा तो वो उस चीज़ से फेमिलराइज हो जाएगा कि युद्ध लड़ाई कैसे लड़नी है, क्योंकि आज के समय में लड़ाई का पूरा सिचुएशन बदल चुका है। पहले और अभी के हाँ, युद्ध बहुत में अंतर है। बहुत अंतर आ गया ना। तो वो युवा जब जाएगा ना तो वो चीज़ों को देखेगा, समझेगा कि हाँ युद्ध में लड़ना कैसे है, अपने लोगों को बचाना कैसे है, वो सीख के आएगा। अब वहाँ पर जो लड़के अच्छे और निकलेंगे तो उनमें से 50% लड़कों को परमानेंट किया जाएगा, 50% लड़के बाहर आएंगे और बाहर आने के पश्चात उन्हें उनके जो भी उनका जो धन मिलेगा, राशि मिलेगी, उस राशि के द्वारा आप आगे अपना कुछ व्यवसाय करिए, या फिर आप किसी भी अदर जो पैरामिलिट्री फोर्सेज में भी आपके लिए वैकेंसीज रहेंगी, आप उसको ज्वाइन कीजिए। और जिसे नहीं करना है तो फिर वो आगे अपना काम करें। तो दोनों चीज़ जैसे कि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू हर चीज़ के होते हैं, कि आप अपने एक छोटे से सामान लेंगे तो उसके भी दोनों पहलू ही हैं। मतलब उसको तो आप कहाँ तक देखते हैं, कितना सही है? देखिए मेरे हिसाब से तो अब जैसा सिचुएशन है, सिचुएशन के हिसाब से सही है, चल रहा है तो चलने देना चाहिए। और जैसा अगर गवर्नमेंट को लगता है कि अगर इसको हम वापस ले सकते हैं तो लेना भी चाहिए, क्योंकि कई देखिए युवाओं की बात हाँ ये थी कि मतलब ये गलत है। हाँ देखो युवाओं को इसलिए लगता है ना कि मान लीजिए आप एक जॉब पा लिए, जॉब मीन्स कि सेना तो एक सेवा है, जॉब हम नहीं बोल सकते इसको। और मैं इसको नौकरी के ध्येय से अगर बोलता हूँ आपको कि एक नौकरी आपने पा लिया, नौकरी पाने के पश्चात कोई भी व्यक्ति ये सोचता है कि मैं इस अब एक जगह रम गया हूँ तो लगातार उसमें चलता रहूँ। तो चलने के पश्चात उसको ये फील आने लग जाता है ना कि मैं यार 4 साल के बाद तो जाना है। प्रत्येक आदमी, मान लो हम तीनों ही गए हैं, 4 साल के लिए जा रहे हैं, अरे छोड़ना यार क्या हो गया। एक मानसिकता की बात मैं बता रहा हूँ, आपको कोई जाहिर करेगा नहीं, लेकिन ये मानसिकता अपने आप में आपको भी आएगी। आप कोई व्यापार भी कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि यार 2 साल के बाद तो इसको बंदी करना है, तो आप भी मैं उसको करूँगा। मन से नहीं करोगे। तो वो सब चीज़ें क्या है, आपके अंदर अगर शुरुआती के बेस और आधार में आ गया तो आने वाले टाइम में तो आपको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो इस मानसिकता को थोड़ा सा अपने युवाओं को बदलना पड़ेगा कि भाई देखो अब जो स्कीम आ गई है तो आपको उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। आप अपने आप को मान के चलो ना कि मैं जा रहा हूँ देश के लिए, अगर मैं 4 साल बाद वापस भी आता हूँ तो कभी कोई ऐसी स्थिति निर्मित होती है तो उसमें मैं अपने देश की सुरक्षा के लिए तत्पर रहूंगा। कभी कोई ऐसा सिचुएशन कब किसके पास क्या स्थिति परिस्थिति पैदा होगी कोई नहीं जानता। सही है। तो आप अगर उस युद्ध के लिए तैयार हो तो भविष्य में कभी ना कभी आप देखिए ऑपरेशंस वगैरह जब लगते हैं तो हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं, रिटायर्ड हैं, बुजुर्ग हैं, वो भी तैयार हो जाते हैं वर्दी पहन के कि नहीं अगर है तो मैं जाऊंगा। बिल्कुल सही है। भले आप उनको नहीं बुला रहे हैं लेकिन वो तैयार है, वैसा तैयार रहेगा वही। एक्चुअली क्या बॉर्डर सेम बॉर्डर जैसे आप लोग यहाँ तैनाती ड्यूटी होती जी। है और जब वहाँ से आपको देखने को मिलता है कि अंदर आप लोग देश की सेवा कर रहे हैं, वहाँ से देश के लिए खड़े हैं, और जब देश के अंदर माहौल कुछ ऐसा दिखता है कि खराब हो रहा है, जी, जैसे अभी जेएनजी वाला मामला है, जी। जंतर मंतर में, तो वहाँ पर लाठी बरसाई गई बहुत, जी, उसको कैसे देखते हैं? ये सब चीज़ों को जब आप लोग वहाँ से देखते हैं तो कैसा लगता है आप लोगों को कि मतलब जी, जी। आप लोग दिन रात एक कर रहे हैं वहाँ पर सरहद पर, और ये यहाँ पर ये सारी चीज़ें देश के अंदर ऐसी होती है? मैं तो सर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आजकल आप देख रहे हो कि हमारे देश में ज़्यादातर धार्मिक वो कार्यकलाप में लोग बिज़ी हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों की लड़ाइयों में ही बिज़ी हैं। वो अपना समय सारा इसी में ही वेस्ट कर दे रहे हैं। युवाओं को देखिए हिंदू मुस्लिम में लगे हुए हैं, सिख ईसाई में लगे हैं।
आप कभी सेना में जाके देखिएगा ना, हमारे सेना में कभी ये नहीं सिखाया जाता फौज में कि वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो सिख है, वो सब एक ही माना जाता है उसको। इवन जैसे आपके घर से कुछ आया तो हमने ये नहीं पूछेंगे कि आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आपके घर का मैं नहीं खाऊंगा, आपके सिख हो, आपके घर का नहीं खाऊंगा, बल्कि जो आता है तेरी माँ ने भेजा है, तुम्हारी मम्मी ने भेजा है, वो भी हमारा वो हमारी माँ है। तो हम ये मानसिकता से चलते हैं। आप कभी हमारे मंदिर में जाइएगा, जो हमारा सर्वधर्म स्थल होता है, वहाँ पे आपको हिंदुओं के, मुस्लिमों, सिखों, ईसाइयों सबके धर्म ग्रंथ मिलेंगे। आप जिनको मानते हो, जिनको पूजते हो, वो आप पूज सकते हैं। बाकी आप देश में तो जो चल रहा है आप खुद देख रहे हैं। ये सब देख के कभी-कभी बहुत मतलब हर्ट होता है कि क्या हो रहा है हमारे देशों में। युवाओं को देखा गया, सेना को गाली दे रहे हैं, कोई ऐसे-ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं। वो देख के बहुत अच्छा नहीं लगता है कि ये सब अभी उन्हें ये सब करने का उनका समय नहीं है ये सब काम। ये बहुत गलत है। देशभक्ति ऐसी चीज़ है ना सर कि आप यूनिफ़ॉर्म पहन के देशभक्ति नहीं कर सकते, ज़रूरी नहीं है। आपने यूनिफ़ॉर्म पहन के देशभक्ति की है, ये आपको बेस्ट है। बट आप जब आपको यूनिफ़ॉर्म नसीब नहीं हुई, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप देशभक्ति ना कीजिए। देशभक्ति का मतलब है आप अपनी प्रॉपर ड्यूटी कीजिए। आप अपने घर में बिजली चल रही है, लाइट स्विच ऑफ करना है, प्लग ऑफ कीजिए। पानी जो वेस्ट हो रहा है उसको बचाइए। ये सबसे भी आप अपने देशभक्ति कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप सेना की जी, चीजों को अपन बचा सकते हैं, सब चीजों जी, को जी, अपने को वो सब बचाना है। का आप करके भी देशभक्ति कर हाँ, मैं सकते उससे हैं। भी आऊंगा अभी, जैसे कि आप लोग उससे रिटायर हो गए जी, इंडियन आर्मी से। रिटायर होने के बाद तो एक वहाँ आप लोगों की आदत होगी, जी, आप लोग को आपके जो कमांडेंट होंगे, जो भी सर होंगे, आप लोग को जल्दी उठना होता होगा वहाँ, जी, सवेरे 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, जो भी हो। वहाँ रूल्स रेगुलेशन और बहुत सारी चीज़ें, नियम को फॉलो करना पड़ता है एकदम। जी, बोलते हैं इंडियन आर्मी मतलब एकदम सख्ती से पालन होती है सारी चीज़ें। जी, तो जब आप लोग रिटायरमेंट होकर घर पहुँचे, तो उस चीज़ तक तो अजीब लगा होगा कि अरे अब तो ड्यूटी करते थे हम लोग। जी, तो घर वालों का क्या रिएक्शन रहता है इसमें, मतलब कि अरे ये तो रिटायर हो क्या गए अब, ये जी, तो सख्ती से पालन कराने वाले हैं, सवेरे आप लोग जल्दी उठ जाते हो। जी, मैंने जो देखा है हाँ कई आदमी, मतलब मैं जवानों को देखा हूँ कि घर में उठकर पानी वानी डालना, घर में मतलब पेड़ वेड़ को थोड़ा सा सेवा करना, जी, और सवेरे से मतलब घर को एकदम सब, मतलब मैं उठ जाऊँ सब उठ जाऊँ, जी, ऐसा आपके घर में होता है क्या? नहीं, हाँ मैं देखो इसका आपको व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ हाँ, कि बहुत कुछ समय फैमिली मेरे साथ भी रही, कुछ समय घर पे भी रही, तो उनको थोड़ा सा मेरे जैसा आदत पड़ा हुआ था। हाँ, तो मेरे वाइफ और बच्ची को तो उतना दिक्कत नहीं हुआ। और जब हम छोटे थे ना, हाँ, तो जो ये पालन हमसे मिलिट्री करवाती थी, वो पालन मेरे फादर हमसे पहले से करवा देते थे, हाँ, क्योंकि वो सुबह ही हमको उठा देते थे, क्योंकि मेरे पिताजी शिक्षक थे, फिर प्रिंसिपल भी थे। तो उन्होंने वो एक शिक्षक वाली भूमिका शुरू से मेरे घर में एक अनुशासित चीज़ों को चला रखा था कि सुबह उठना है, उठ के जो भी अपना काम धाम, वर्जिश, पढ़ाई, सारी चीज़ें वो सुबह से ही शुरू हो जाता था। और अपने आप को अनुशासित रखना वो सबसे बड़ी चीज़ थी। तो मेरे फादर से ही वो मुझे मिल चुका था। तो मुझे उस चीज़ को मिलिट्री के कैच अंदर भी, करने में, हाँ, हाँ, मिलिट्री के अंदर भी परेशानी नहीं हुआ। और जब मैं घर आया, तो घर में तो ऑलरेडी वो माहौल बना हुआ है ना, हाँ, हाँ, तो उसमें मेरे स्वयं के परिवार में दिक्कत नहीं हुआ। मैं जिस विद्यालय में पढ़ा, शारदा विद्यालय में, वहाँ पर भी आपको ड्रेस पहनने का तरीका, अपने बालों को हाँ, हाँ, हेयर कट वहाँ रखना, शुरू से, नेल कटिंग करना, कपड़े प्रेस रखना, ये सारी चीज़ें वहाँ पे भी मुझे सिखाई गई। तो मुझे घर का भी वातावरण, स्कूल का भी वातावरण वैसा मिला। तो मुझे सेना के अंदर में दिक्कत नहीं मिला हुआ, और रिटायरमेंट के बाद भी वो परेशानी नहीं हुई। ये मतलब कभी ऐसा लगा नहीं कि घर में देख हाँ, पापा नहीं, नहीं, वही इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये वातावरण पहले से सेट है हमारे यहाँ। ये और चलते हाँ, आ ये रहे हैं। चलते आ रहा है, लेकिन बहुतों के साथ ये होता है कि अरे यार, ये तो एकदम बाप बन के आ गया हमारा। 8 बजे तक सोता था, अचानक से कहाँ ये 5 बजे उठाना शुरू कर दिया इसने। जी, जी। तो होता है, वो मैक्सिमम होता है सर, मैक्सिमम अमूमन क्या है, होता है ये जैसे चीज़। कि आदत हो गई है सवेरे उठने की टाइम से, हाँ, तो इनकी भी आदत है सवेरे उठ के निकल जाते हैं वॉक पे। मेरी आदत है मैं साइकिल चला के निकलता रहता हूँ। साइकिल ज़रूर वॉक साइकिल चलाना, कभी वॉकिंग करना, कभी रनिंग करना। दिल मतलब पूरे दिन में अपने शरीर के लिए आधा घंटा देना होता क्योंकि है। जो आज का युवा वर्ग है, मैं उनकी बात करता हूँ, देर रात तक पार्टी, जी, जी, देर रात तक मोबाइल चलाना, जी, और सवेरे लेट उठना, जी, और डिसिप्लिन से दूर है, जी, अलग ही दुनिया में गुम है आज का युवा। जी। मोबाइल की ऐसी तो आदत नहीं है सर। एक्चुअल आपने देखा होगा, जब हम ट्रेनिंग सेंटर में भी थे तो हमारे हाथ में मोबाइल नहीं था। हम एक ऐसी जनरेशन से हैं कि मैं अपने आपको बताऊँ कि उस टाइम हमारे हाथ में मोबाइल होते ही नहीं थे, हमारे अलाउ नहीं था। ट्रेनिंग सेंटर में मोबाइल रखना अलाउ नहीं था हमको। हमारे पास पीसी होते थे, पीसीओ में जाना, और कॉल, डायरी और पेन, डायरी नंबर, हाँ, नंबर डायरी लिख पे के नंबर जाना। रहता था, वो भी ऐसा नहीं है सर, और कुछ नहीं और लिखते कुछ नहीं, थे। और कुछ जिससे देखो दिल महत्वपूर्ण बात नंबर किया आपको याद रहता था जी, ना। अपने डायरी पेन लेके जाते थे, 8-10 लंबी लाइन लगी रहती थी। उसका नंबर आएगा, उसका नंबर आएगा, फिर उसका आएगा, फिर अपना आएगा। ये घर की सिस्टम। याद कितनी आती है। घर की याद तो घर सर की बहुत याद तो ये आपके जहन में ही है सोहेल भाई। घर पे कोई भी आदमी हो, चाहे हम सैनिक हों या कोई भी व्यक्ति बाहर काम कर रहा हो, घर की याद वो हमेशा आती रहेगी उसको ना, कि आप घर का खाना मिस करोगे, घर में माँ को मिस करोगे, घर के पूरे परिवार को मिस करोगे,
आप जिस जगह पे सोते थे उसको मिस करोगे, आप उस पानी के टेस्ट को मिस करोगे, अपने शहर में अपने दोस्तों को मिस करोगे। तो ये चीज़ें तो प्रत्येक व्यक्ति मिस करता ही है उसको। अच्छा, ये जो बैच आप लोग लगाए हुए जी। हैं, इसके बारे में बताएंगे क्या कि इस बैच का क्या है, मतलब हाँ। लोग जैसे दर्शकों को बताना है दर्शकों को इस बैच की क्या वैल्यू है और क्यों मिलता है, क्या इसको मतलब लगाने का क्या है? देखिए, ये हमारा सर्विस रिबन होता है। रिबन के साथ मेडल्स भी पब्लिश होते हैं आपके, और ये आपकी उस सेवा के प्रति सम्मान मिलता है इस देश के लोगों की तरफ से, देश की सरकार की तरफ से, कि जैसे जैसे आप अपनी सर्विस किया, आपने जब फर्स्ट मेडल पे देखेंगे कि जे&के सैन्य सेवा मेडल, ये दोनों हो गया। उसके बाद जो आपने हाईएल्टी जो बर्फीली जगह काटी उसका मेडल हो गया। फिर उसके साथ जो मैंने विदेश में सेवा किया, विदेश सेवा मेडल हो गया। फिर भारत की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर जब इतने वर्ष हो गए, तो वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, जो सारे जब लड़ाइयाँ लड़ते आए तो आज 75 वर्ष हो गए, तो उसका भी सम्मान हमारे छाती पर है। और उसके साथ जो 9 वर्ष के जब सैनिक अपनी सेवा कर लेता है, तो उस सेवा का भी लॉन्ग सर्विस मेडल है। और उसके साथ में आप देख रहे होंगे ये राष्ट्रीय राइफल्स में जो हमने सेवाएं प्रदान की वो हैं। बाकी ऊपर तो देश का ध्वज है, और ये हमारे एक्स सर्विसमैन ग्रुप का बैच है। जी। और क्या महत्वपूर्ण चीज़ है जो हम अपने दर्शकों को आप लोग के माध्यम से देखिए, पहुंचा सकते हैं, जो आज भी मौजूदा हालात है देश में, और जो पहले की आर्मी और अब की आर्मी में क्या फर्क है? देखिए, मौजूदा हालात में मैं युवाओं को सिर्फ ये संदेश देना चाहूँगा कि हर कोई व्यक्ति सेना में चयनित तो नहीं हो पाता है, लेकिन आप सेना से ये चीज़ सीखिए कि आपको अनुशासित कैसे रहना है, आपको अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कैसे करना है, आपको अपने परिवार को लेकर के आगे कैसे बढ़ना है। क्योंकि हम भी अपने परिवार को लेकर के युद्ध के मैदान में हर चीज़ में अनुशासित होकर जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो आप ये कुछ चीज़ों को जब सेना से सीख लेंगे ना, तो आपको कभी भी किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप अगर प्रॉब्लम में कोई छोटा है मुझसे, तो अपने बड़े के साथ शेयर करें, और बड़े का काम ये है कि हाँ, उसकी समस्या का निवारण करे, समाधान करें। तो वो चीज़ें हम सबको सीखने की आवश्यकता है। मैं सिर्फ युवाओं को नहीं बोल रहा हूँ, चाहे बुजुर्ग से लेकर के एक बच्चे तक, प्रत्येक व्यक्ति को सेना से ये चीज़ें सीखनी चाहिए। सरहद पर जब आप लोग ड्यूटी होती है, जैसे कोई मिशन चल रहा है, मिशन चलते चलते कोई अगर आपका साथी शहीद हो जाता है, जी। तो बोला जाए आप लोग की जो भाषा में कैजुअलिटी कैजुअलिटी, तो इस हालात में जब आप लोग को ऐसे सीन आते हैं, बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी हो गई, क्या रिएक्शन होता है, कैसा लगता है? देखिए, और उस परिवार पर जब वहाँ से कैजुअलिटी निकल कर जाती होगी तो उस समय क्या लगता देखिए, उस समय आप अपने रेजिमेंट का, अपनी बटालियन का एक सदस्य नहीं खोते हैं, अपना एक भाई खोते हैं। तो उस भाई के जाने का दुख आप शब्दों में बयान तो नहीं कर सकते, लेकिन जब वो युद्ध का क्षेत्र है, युद्ध का मैदान है, आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा, और उसी नियंत्रण को रखते हुए आपको अपने रण क्षेत्र में आगे बढ़ना है है? ना? जैसे आप युद्ध में हैं, लड़ रहे हैं, जी। फायरिंग चल रही है दोनों तरफ से, हाँ। उसके बावजूद में अगर आपका साथी उसको अगर गोली लग जाती है, घायल हो जाता है, और आपको लग रहा है कि सामने दुश्मन से कंटिन्यू लड़ना है, तो क्या उस सिचुएशन में क्या होता है? देखिए, उस सिचुएशन में बहुत सारे अलग-अलग चीज़ें मैटर करती हैं कि आप कहाँ पर डिप्लॉय हैं, कि उस भाई को आप किसी के थ्रू बेस हॉस्पिटल तक, मिलिट्री हॉस्पिटल तक पहुँचवा सकते हैं, या फिर उसकी कैजुअलिटी ऐसी है कि आप अपने फर्स्ट एड के माध्यम से, क्योंकि अपने स्मॉल टीम में एक-एक फर्स्ट एड की किट हम लेकर के चलते हैं, तो उसके द्वारा आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं वो अलग-अलग सिचुएशन बनती है, तो सिचुएशन के आधार पर आपको वहाँ पर त्वरित निर्णय लेना पड़ता है कि हम इसके लिए आप लोगों को मतलब वो फ्रीडम दिया जाता है कि आप वहाँ पर हाँ, ले बिल्कुल, सकते हैं? आपकी स्मॉल टीम है, और आप उस स्मॉल टीम के साथ में आपका ही निर्णय है वो, क्योंकि आपके कमांडर ने, आपके कमांडिंग ऑफिसर ने, आपके ऑफिसर कमांडिंग ने वो आपके ऊपर छोड़ा हुआ है कि भाई इस क्षेत्र को आपने देखना है। अब चाहे वहाँ कैसे भी पर क्या सिचुएशन बनता है कि अब वहाँ से तो बैक से तो तुरंत लोग पहुँचेंगे नहीं, आपकी रियर पार्टी, कि कहीं, तो आपको ही वहाँ निर्णय लेना है। और जैसे कि मतलब आप लोग जिस जगह में ये सारी चीज़ें होती हैं, ये जैसे चल रहा है, तो उस जगह से आप लोग को कितने लोगों को मतलब भेजा जाता है साथ में, मतलब कितने लोगों को? देखिए, मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ कि चीज़ें आपके सिचुएशन पे, आपके क्षेत्र पर निर्भर है। 6 की टीम, 12 की टीम, उसमें अलग-अलग समय पे अलग पोस्ट के लिए और जगह के लिए सदस्य निर्धारित कर दिए जाते हैं। जैसे हल मतलब जैसे आपने बताया ना कि ये डिसीजन कैसे लिया जाता है। पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जैसे अलग-अलग परिस्थितियों के हिसाब से बंदों को डिप्लॉय किया जाता है। जैसे जैसा एरिया है उस एरिया के हिसाब से डिप्लॉय किया जाता है। और रही बात डिसीजन की, जो आपका सीनियर है वो डिसीजन लेगा। अगर सीनियर को कुछ हो गया तो उसका नेक्स्ट सीनियर है वो डिसीजन लेगा। ये चेन चलती रहती है। और अगर कभी कैजुअलिटी यूनिट में भगवान ना करे किसी को देखने मिले,
जब कभी ऐसा हो जाता है तो यूनिट का माहौल बहुत ज़्यादा हो जाता है कि सब के सब ज़ारे मतलब एक स्ट्रेस में रहते हैं, थोड़े परेशान हो जाते हैं कि हमारा एक भाई है, उसके साथ ऐसा हो गया। गुस्सा भी रहता है, जोश भी रहता है कि अगले को हिट करना है, टारगेट करना है। बट उस समय क्या है, जोश के साथ होश रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। जरूरी है वहाँ पर जी, दिमाग से बिल्कुल। ऐसा जैसे सीज़फायर रिवॉल्यूशन कभी होता है, तो ये सब आम बातें हैं, हर किसी जवान को ये सब देखने को मिल जाता है। दिवाली कैसे बनाई जाती है यहाँ पर दीवाली सारा दिवाली देखिए, दिवाली का भी सीन ऐसा है कि अब इतने लोगों में हर कोई दिवाली मनाने घर आ नहीं सकता। हाँ। कुछ जवान घर आते हैं, अगले साल उसके बाद वाले कुछ आते हैं, तो अपना टर्न बाय टर्न चलता रहता है कि किसी ने होली मनाई, किसी ने दिवाली उस जगह मनाई, पे कैसे किसी ने ईद मनाया, किसी ने राखी मनाया। उस जगह पर मनाने के लिए आपकी पूरी बटालियन, पूरी रेजिमेंट, जितने भी त्योहार हैं, चाहे वो दिवाली हो, मैं सिर्फ आपने दिवाली का प्रश्न किया, मैं सभी त्योहारों की बात बता रहा हूँ ना। जी। दिवाली, होली, ईद, दशहरा, चाहे वो गुरु नानक जयंती, क्रिसमस, हर एक त्योहार, प्रत्येक त्योहार वहाँ खुशियों के साथ सब लोग मिलजुल के मनाते हैं। जी। और बड़ा खाना बोलते हैं सेना में उसको ना, अच्छे जब भोजन तो सेना में अच्छा मिलता ही है, उसको और बेहतरीन तरीके से बिल्कुल दावत इश्क की तरह उसको दावत की तरह उसको बड़ा खाना करके सब लोग मनाते हैं। और उसके पश्चात फिर लोग अपनी अपनी जो रात्रि, किसी की गश्त है, किसी की ड्यूटी है, तो अपने अपने फिर जगह पे निकल जाते हैं। तो वो 2-4 घंटे हम तो लोग उसमें कुछ ऐसा उसको एंजॉय बढ़िया करते हैं वहाँ लोग। पर डांस वांस भी होता हाँ है बिल्कुल होता है वहाँ पे, सारे आप क्या सब बात कर रहे एंटरटेनमेंट हैं, के एकदम अलग टाइप के डांस वहाँ पे माहौल बन जाता है। फिर वहाँ पे हम सारे एक साथ, हमारे अधिकारी हों, हमारे साहिबान लोग, हमारे सारे जवान, आराम सब से मतलब सब बिल्कुल इंजॉयमेंट के साथ, Enjoyment सारे इंडिया प्रत्येक की त्योहार, और कुछ नहीं, सारा बिल्कुल एक साथ रहते हैं वहीं, एक साथ अपना खाना ऐसा नहीं खाते कि हैं और आप बढ़िया से सोचें कि रहते हैं। हम सिविल दुनिया से दूर हैं, हम वो सारे एंटरटेनमेंट एंजॉयमेंट सब करते हैं वहाँ पे। बस ये है कि वहाँ सेना के मेंबर्स हैं। अभी जैसे आपने कभी आप देखा होगा, आपने अभी गणेश चतुर्थी आने वाली है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सिविल में गणेश चतुर्थी मना रहे हैं, लोग लेके जा रहे हैं। लेकिन ये सब हम फौज में हमने देखा है, हम सब सेलिब्रेशन करते हैं। वहाँ भी होता है। नवरात्रे आए, नवरात्रे सेलिब्रेशन होते हैं हमारे, दिवाली होती है, दिवाली इकट्ठे तो सेलिब्रेशन कैसे वहाँ करते भी हैं। चंदा वगैरह होता है नहीं नहीं, कि- चंदा नहीं, वहाँ रेजिमेंट, नहीं मतलब ये हाँ आपस नहीं में नहीं, ऐसा आपस में नहीं, रेजिमेंट का होता है, मंदिर होता है, तो वो हाँ, मैनेज हो व्यवस्था हो जाता है। जाता हाँ, अब वहाँ लगता है तो आप किसी को मंदिर के दान पेटी में किसी ने कर वहाँ दिया, से श्रमदान वो है। अपने स्ट्रेंथ पे वो हो जाता है, तो अपनी लास्ट प्रश्न ये है कि जो आप लोगों के शरीर में वर्दी जी। तो रहती है, वर्दी के साथ साथ एक तो जो आप लोग की बंदूक होती है, गन होती है, उसका तो काफी वेट होता है। जी। उसके साथ साथ शरीर में आप कितने मतलब कितना किलो मतलब ऐसा बांध दिया जाता है देखिए, बांध हमेशा नहीं बांध के रखा जाता है, वो कभी आप जब किसी मिशन में पेट्रोलिंग में गए, एलआरपी में गए, तो आपके हथियार के साथ साथ कुछ ऐसे इक्विपमेंट होते हैं उस पिट्ठू बैग के अंदर में, जो आपको उस मिशन में कारगर साबित होते हैं। कि जैसे आपके कुछ छोटे कपड़े हुए कि जो आप चेंज कर सको, है ना, चेंज करने के लिए उसमें कपड़े होंगे, कुछ खाने पीने का राशन होगा। तो वो मतलब बहुत ज़्यादा आप केजी के हिसाब से तो नहीं बोले कि आप कितने दूर जा रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप 2 दिन में वापस आ रहे हैं या 3 दिन में आ रहे हैं या 30 दिन के बाद वापस आ रहे हैं। तो वो उसी समय और उसी जगह के हिसाब से हर चीज़ का रेशियो निर्धारित करके रखा गया है। तो ये चीज़ है कि हाँ, आप जा रहे हैं तो आपके साथ आपका सारा सामान होगा। ये इसके लिए क्या हमें ऐसा नहीं है सर कि इसके लिए हमारी प्रैक्टिस कराई जाती है। आप जब सेना में भर्ती ट्रेनिंग सेंटर। होके जब आप यूँ अपने ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं, तो उसके लिए आपको आदत हो जाती है जी, वो हाँ। वहीं से आदत डाली जाती है। वो आदत बन जाता है, रूट मार्च के प्रैक्टिस होते हाँ, हैं। ये प्रैक्टिस और कराई जाती है कि देखिए, आप सबसे बड़ी चीज़ है कि अपन जैसे मान लीजिए, अपन जो ऑक्सीजन की बात की अभी थोड़ी देर पहले ना, तो उसके पहले भी आपको काफ़ी अच्छे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है ना, कि आपका प्रॉपर मेडिकल होगा। मेडिकल भी एक बार नहीं होगा, 2 बार, 3 बार, 4 बार होगा। आपकी ब्लड प्रेशर ठीक है, आपका शुगर लेवल अच्छा है, आपका वज़न सही है, सारा चीज़ ठीक है, तभी आप उस ग्लेशियर पोस्ट पे तो चढ़ेंगे। आर्मी की एक अनुमानित उम्र तय की गई है कि इस उम्र से इस उम्र तक ही नौकरी कर सकते हैं। हाँ, जी। अनुमानित उम्र के अलावा फिटनेस भी, बहुत सारी फिटनेस फिटनेस है कि ज़रूरी मान है। लीजिए होते-होते हो सकता है आपको कहीं चोट लगी हो, आपका बीपी बढ़ गया हो, अंदर में किसके शरीर के साथ क्या हो रहा है, तो उस जगह पे पहुँचाने के लिए भी आपको पूरे व्यवस्था के साथ अब भेजा जैसे जाएगा। लेह से ऊपर जाना है तो सबसे पहले आपका चंडीगढ़ में मेडिकल होगा। अब वहाँ आपको फिट होना है, मेडिकल करके आप फिर आप लेह पहुँचेंगे, लेह से फिट होंगे, फिर आप उसके आगे जाएँगे। ये आपके प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है। आप ऐसा नहीं है कि आप बोलें कि आज आपको बोले कि चलो लेह चलना है। आपको उसके लेह पहुँचते-पहुँचते भी 14-15 दिन लग जाएँगे। वो सब प्रोसेस होगा, आपको ऑक्सीजन लेवल देखा जाएगा, आपका बीपी कैसा, क्या पोज़ीशन है बीपी की। ऐसा ना हो कि आपका बीपी बहुत हाई है और आपको वहाँ भेज दिया जाए। ये सारा कुछ वहाँ मेंटेन करके भेजा जाता है। अच्छा, स्वतंत्रता दिवस है सामने, जी। लगभग 1 दिन बचे हैं। इसको कैसे देखते हैं कि मतलब अब देश में एक उत्सव का माहौल है और हम उसी पे ये वीडियो भी जारी करने वाले हैं खासतौर पे। लाइव डे के दर्शकों को क्या बोलना चाहते हैं इस स्वतंत्रता दिवस पर आप लोगों की तरफ से, देश के जवानों की तरफ से? और सबसे बड़ी एक और लास्ट, ये जो आप लोग जितने भी मतलब रिटायरमेंट होने के बाद ये जो ड्रेसअप देखते हैं सब
का ऐसी ड्रेस होता है, व्हाइट शर्ट, हाँ ब्लैक कोट हाँ और मस्त टोपी जी। और ये पूरे बैच मतलब ये तो बैच का चलो है, हाँ हाँ लेकिन ये क्या ड्रेस कोड एकदम रिटायरमेंट के बाद बना हाँ, हुआ ये है। ड्रेस कोड हमारे एक्स सर्विसमैन के लिए पूरे देश में निर्धारित है ये कि आप एक अच्छा सोल्जर अच्छे व्यक्तित्व से अच्छे ड्रेस से पहचाना जाता है। तो अच्छा ड्रेस बनाने के लिए आप अब रिटायर हो चुके हैं, तो वर्दी तो नहीं पहन सकते, हाँ। तो कुछ आपका ऐसा ड्रेसअप होना चाहिए कि आप हाँ नजर आए कि हाँ ये व्यक्ति सेना से रिटायर है और ये आज भी हमारे देश के लिए लड़ने का वो जज्बा रखता है। तो इसलिए वो एक अलग सा नजर आने के लिए, अलग सा दिखने के लिए वो ड्रेसअप किया। हमारी संस्था को अभी भी, चाहे पुलिस महकमा हो, सबके साथ हम लोग अभी भी आपातकालीन स्थिति में या किसी बड़े बड़े फंक्शन में कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय की ओर से सम्मानित भी किया हमारे ग्रुप को। तो ये सब जज्बा अभी भी रहेगा, वो जी जी। आने वाले जब तक व्यक्ति बुजुर्ग ना हो, मरणासन ना हो, कभी चलता रहेगा। मौका मिला देश में अगर फिर से जाना है तो जाएंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल अवश्य सर, जाएंगे, उसके लिए तो हमेशा तत्पर हैं। जब सदैव। हमें देश बुलाएगा हम जरूर जाएंगे सर। बिल्कुल। ये वीडियो हम लोग सिर्फ स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ही एक अच्छी वीडियो आप लोग को दे रहे हैं ताकि आप लोग ये वीडियो को देखें, और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों की क्या राय रहने वाली है कमेंट सेक्शन में अपनी बातों को जरूर रखिएगा। और मैं अमनदीप सिंह सर से और मनोज शुक्ला सर जी से बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि आप लोग मेरे साथ जुड़े, मेरे चैनल में आए, मेरे साथ चर्चा किए, और स्वतंत्रता दिवस के लिए मेरे चैनल में आप लोग दर्शकों के लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं दर्शकों को, भिलाई अपडेट के दर्शकों को, सोहेल भाई को, आप सोहेल भाई तो चलिए बहुत ही एक अच्छे मुखर पत्रकार हैं, इनकी पत्रकारिता के पूरा भिलाई तकरीबन फैन है। तो मैं बस सिर्फ एक छोटा सा संदेश देना चाहूँगा कि हमेशा मिलजुल कर रहिए। किसी भी तरह का ऐसा जो धार्मिक हम लड़ाइयाँ लड़ते हैं एक दूसरे के प्रति, वो नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, आप कभी भी ना पुराने इतिहास को जब पढ़ेंगे, इतिहास को देखेंगे, तो जब कोई भी शहीद होके आता है ना, कि कोई हिंदू आया है तो वो भगवा ध्वज में लपेट के आया है, मुस्लिम आया है तो हरे में आया है, सिख आया है तो पीले कपड़े में आया है, नहीं। जो भी शहीद का शरीर आपके द्वार पर पहुंचा है वो तिरंगे में ही लपेट कर आया। तो आप उस चीज को हमेशा अपने जहन में बैठा करके रखिए कि स्वतंत्रता इतनी आसानी से नहीं मिली है। उसके लिए कईयों सेनानियों ने अपने प्राणों को स्वतंत्रता की बलिवेदी पर अर्पित किया है। आप ये नहीं बोलिएगा कि उसने कुछ नहीं किया। आप सबका नाम देखिएगा, कैप्टन मनोज पांडे, विक्रम बत्रा, CQMH अब्दुल हमीद, मेजर कुलदीप सिंह, और बड़े बड़े बलिदानी हो ना जब स्वतंत्रता के समय का। सबको इतिहास बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें बस सिर्फ जहन में रखना है कि आपसी द्वेष ना करें। हमें अगर छोटी सी भी अगर ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ द्वेष है, तो उस चीज को हम मन में ना पालें। तो बैठ बस के खत्म हाँ, कीजिए। बस ये है कि बस मैं एक छोटा सा और संदेश दूंगा। एक छोटी सी शायरी किसी शायर की है, किनकी है मुझे मालूम नहीं, कहीं पढ़ा था कि तुम प्रेयसी को प्रेम लिखो, मैं रणचंडी की गान लिखूंगा। तुम प्रेयसी को प्रेम लिखो, मैं रणचंडी की गान लिखूंगा। तुम आलिंगन के छंद लिखो, मैं सेना का बलिदान लिखूंगा। तुम लिख डालो हंसी और ठिठोली को, तुम लिख डालो हंसी और ठिठोली को सोहेल भाई। और कलम उठाऊंगा जब भी, आपकी तरह कलम उठाऊंगा जब भी मैं सेना का बलिदान लिखूंगा, सेना का बलिदान लिखूंगा। सर आप भी कुछ? जी सर, मैं पहले तो ये बोलना चाहूँगा कि ये जो देश है, ये देश बना है हमारे देशवासियों से। जब हमारे देशवासी हैं, देशवासियों से हमारा देश बना है। तो इस देश की आप इज्जत कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए, देश को संभाल के रखिए। क्योंकि ये जो आज़ादी हमें मिली है, आज हम इतने फ्रीडम हैं, कहीं भी घूम रहे हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ये ऐसे नहीं मिली हमें आज़ादी। इस आज़ादी के लिए हमारे कितने स्वतंत्रता सेनाओं ने योगदान दिया है। आप कभी देखिए, चाहे वो भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, हर एक हर एक स्वतंत्रता सेनानी ने अपना योगदान दिया है। और वैसे ही आज सेना के जवान योगदान देते देते आ रहे हैं। तो आप सबसे ये है कि आप भी इस देश को संभालिए, इज्जत कीजिए, और ये जो धार्मिक लड़ाइयों से दूर रहिए। आप अपने देश को सोचिए, सबसे पहले आप कहीं जाइए, अपना देश सबसे ऊपर है, सर्वोपरि हमारा देश। भारत जैसा देश कहीं नहीं है। हम इतने खुश नसीब है कि हम इस धरती में जन्मे हैं। तो मेरा आप सबसे गुजारिश है कि 15 अगस्त बहुत धूमधाम से मनाइए, बहुत हर्ष उल्लास से मनाइए। धन्यवाद सर। एक लास्ट ये है कि आप लोग एक छोटा सा देशभक्ति गीत सुनना चाहते हैं, मैं भी गाऊंगा। हाँ आप चलिए, लोग शुरुआत कीजिए। ये गीत जब सब लोग सुने, हाँ। और जब भगत सिंह जी इन्होंने इस गीत को, हमने उनके सम्मान में ही सुना है, जब उन्होंने गाया था कि मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। जय हिंद, जय धन्यवाद। हिंद। तो
आप लोग इस खास वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को मेरी तरफ से लाइव अपडेट की तरफ से मैं सुहेल अहमद लाइव अपडेट का संपादक आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी से यही कामना करता हूँ कि हमारे देश में सुख समृद्धि और खुशहाली बना रहे, शांति बनी रहे और हम सब एक दूसरे से गले लगकर प्यार से हमेशा मिलते रहें और भाईचारा भी बना रहे। ये जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ स्काई तेरा प्रोडक्शन में शूट कर रहा हूँ। इनका स्टूडियो है जामुन में और काफ़ी अच्छा स्टूडियो है। इनके यहाँ पर आप आकर शादी से रिलेटेड वीडियो बनवा सकते हैं। ये यहाँ पर आप ज़रूर आके एक बार कॉन्टेक्ट कीजिए। अच्छे कम से कम दरों पर यहाँ पर शूट किया जाएगा। आप भिलाई अपडेट के नाम से आइए और शायद कुछ डिस्काउंट मिल जाए, लेकिन आप ज़रूर एक बार यहाँ पर विजिट कीजिएगा। इनका काम बहुत अच्छा है। शादी सगाई कोई भी कार्यक्रम हो तो यहाँ आप एक बार विजिट जरूर कीजिए, क्योंकि हमने यहाँ स्टूडियो में ही शूट किया है। क्योंकि मुझे अलग अलग स्टूडियो में शूट करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं अलग अलग लोकेशन देखता हूँ और सब लोग के साथ आज काफ़ी मजा आया शूट करने में। सर आप लोग कैसा लगा? बहुत 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 अच्छा, अच्छा लगा बहुत सोहेल अच्छा, भाई कि बहुत हर कोई प्रत्येक मैं आपका इसलिए विशेष आभार व्यक्त करता हूँ कि हर कोई सैनिकों के प्रति अपने चैनल में इतना सम्मान नहीं दिखा पाता जी, है जी। कि ना हमको बुला करके आपने यहाँ एक देश को, हमारे देश को तो ठीक है, लेकिन पहले हमारे शहर के युवाओं को जो संदेश, प्रदेश के युवाओं को जो संदेश देने का बात किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने कीमती वक्त दिया मेरे को और आप लोग का प्यार साथ यही चाहिए। भिलाई अपडेट को आशीर्वाद देते रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।